द पेंगुइन। मैट रीव्स की बैटमैन यूनिवर्स ने द पेंगुइन की ओरिजिनल बैक स्टोरी चेंज कर दी है। इस यूनिवर्स का पेंगुइन एके ऑस्कॉर्प किसी सुपर वेल्दी नहीं बल्कि एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। द बैटमैन मूवी में ऑज का इंट्रोडक्शन कारमाइन फैल्कन के लिए काम करने वाले बस एक साइड विलन की तरह हुआ था। जस्ट इन केस अगर आप भूल गए हो, गॉथम सिटी में दो बड़े गैंग्स हैं, फैल्कन और मरोनी। बट पावर केस में कारमाइन फैल्कन की गैंग सैल मरोनी से काफी आगे निकल चुकी थी। कारमाइन गॉथम सिटी का मेन मॉब बॉस था। यानी द बैटमैन मूवी में कारमाइन की मौत के बाद अब गॉथम सिटी में एक बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि भाई अब इतने बड़े मॉबस्टर की जगह लेगा कौन। कॉमिक्स में पेंगुइन ऑलरेडी एक अंडरग्राउंड किंग पिन या मॉब बॉस की तरह है, बट इस सीरीज में हम ऑस्कॉर्प को धीरे धीरे एक साइड विलन से मेन विलन बनता देखेंगे। पहला एपिसोड देखते ही एक बात साफ हो गई कि HBO पेंगुइन की स्टोरी को एकदम सोप्रानोस के स्टाइल में दिखाने वाले हैं। I mean, शो देखते वक्त ही एकदम ऐसे गॉथम सिटी वाले सोप्रानोस के वाइब्स आ रहे थे। प्लस दोनों ही कैरेक्टर्स इटालियन हैं, तो ये कनेक्शन बनाना एकदम नेचुरल भी लगता है। यस, द बैटमैन यूनिवर्स का पेंगुइन ब्रिटिश नहीं बल्कि इटालियन डिसेंट का है, इसीलिए इसका नाम ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट नहीं बल्कि ऑस्कॉर्प है। ओके, बैक टू द स्टोरी। एपिसोड 1 की शुरुआत बिना कोई टाइम जंप लिए द बैटमैन मूवी के एंडिंग के बाद से हुई। रिडलर के धमाकों से सारे गॉथम सिटी में फ्लड्स आ गए थे। ऑज खिड़की में खड़ा गॉथम सिटी स्काईलाइन देखते हुए न्यूज सुन रहा था। कारमाइन फैल्कन की मौत के बाद सारे शहर में गुंडागर्दी आम हो गई थी और हर चौक में एक नया ड्रग डीलर पनप रहा था। अपेरेंटली इस वक्त द बैटमैन फ्लड में फंसे लोगों को बचाने में बिजी था, तो ये ग्राउंड लेवल के छोटे मोटे गुंडों पर ध्यान देने उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। रिपोर्ट्स का मानना था कि कारमाइन की मौत के बाद उसका चर्सी बेटा एल्बर्टो फैल्कन उसकी गद्दी संभालेगा। इस न्यूज को सुनकर ऑज जरा भी खुश नहीं लग रहा था। ऑज फौरन अपने पर्पल मजेराटी में बैठकर आइसबर्ग लॉन्ज चला गया। इसने एक हथौड़ा लेकर लॉन्ज में बने कारमैन के ऑफिस वाली तिजोरी तोड़ दी। तिजोरी के अंदर कुछ जेवर और काउंसिलमैन सेबास्टियन हेडी और जॉनी विटी के खिलाफ ब्लैकमेल मटेरियल पड़ा था। यह चीज शायद आगे की स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऑज ये देखकर बहुत खुश हो गया, पर तभी अचानक वहां एल्बर्टो आ गया। ऑज ने फौरन बात घुमाते हुए कहा कि वो तो यहाँ एल्बर्टो को उसके पापा के गहने देने आया था। ऑज ने एल्बर्टो को बताया कि उसे पूरा भरोसा है कि एल्बर्टो अपनी नई पोजीशन को अच्छे से हैंडल करेगा, पर अगर फिर भी एल्बर्टो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है तो ऑज उसे ड्रग्स देकर शांत कर सकता है। बट एल्बर्टो किसी बड़े ड्रग डीलिंग की प्लानिंग में था। वो डील पूरी होने तक वो खुद को ड्रग से दूर रखेगा। ये सुनते ही ऑज ने उसे दारू ऑफर की। फिर एल्बर्टो और ऑज हंसी खुशी बेस्ट फ्रेंड्स की तरह पीने बैठ गए। लेकिन एल्बर्टो बेचारा अपनी बुरी आदत का मारा आखिरकार उसने नाक के नहीं तो आंख के ड्रग्स ले ही लिए। यही बातों बातों ने एल्बर्टो ने ऑज को बताया कि वो अब मार्केट में एक ऐसा ड्रग लेकर आने वाला है जो सबको हिला कर रख देगा। शायद यहाँ स्केयर क्रो की बात हो रही थी। फिर ऑज की वफादारी के बदले एल्बर्टो ने उसे एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट कर दिया। कारमाइन ने एल्बर्टो को बताया था कि ऑज उसके सबसे फेवरेट सोल्जर्स में से एक है। हम माना कि ऑज कारमाइन के नाक के नीचे से उसी का थोड़ा थोड़ा पैसा चुराया करता था, पर इस बात से कारमाइन को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ऑज जैसे लो लेवल के क्रिमिनल्स में ये चिल्लर पैसा चुराना आम बात थी। फिर एल्बर्टो ऑज के सामने उसकी पिंक की रिंग फ्लॉन्ट करने लगा। ये रिंग एक्चुअल में साल्वाटोर मरोनी की थी, जो कारमाइन एक ट्रॉफी की तरह पहनता था। मरोनी को हमेशा उसकी हार जताने है। एल्बर्टो ने ऑज से पूछा कि क्या उसे रिंग पहनकर ट्राई करनी है, पर ऑज ने इस बात से साफ मना कर दिया। एल्बर्टो को अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी कि क्या वो कभी अपने बाप जैसी इज्जत कमा भी पाएगा। ऑज ने उसे समझाते हुए कहा कि पावर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑज ने यहाँ एल्बर्टो को एक पुराने गैंगस्टर रेक्स कैलेब्रीज का एग्जाम्पल दिया, जो बरसों पहले ऑज के मोहल्ले में रहता था। गॉडफादर टाइप का गैंगस्टर जो क्राइम के साथ साथ अपने पैसे और पावर की मदद से आम लोगों की मदद भी किया करता था। लोग रेक्स की इतनी इज्जत करते थे कि उसके मरने के बाद मोहल्ले वालों ने रेक्स की याद में मोर्चा तक निकाल दिया। ऑज को भी बिल्कुल ऐसे टाइप की इज्जत चाहिए थी। ऑज का ये चिंदी सपना सुनकर एल्बर्टो उस पर जोर जोर से हंसने लग गया कि भाई तेरे जैसे लो लेवल के गैंगस्टर की सोच भी ऐसी ही छोटी हो सकती है। यह सुनते ही ऑज ने गुस्से से एल्बर्टो के छाती में 5 गोलियां दाग दी। एल्बर्टो वहीं जगह पर मर गया। एल्बर्टो की लाश को देखकर ऑज जोर जोर से हंसने लग गया, बट तभी उसे रियलाइज हुआ कि भाई ये मैंने क्या कर दिया।
फिर ऑज एल्बर्टो का फोन अनलॉक करके उसकी बॉडी ठिकाने लगाने नीचे ले गया। बाहर कुछ सड़क छाप चोर ऑज की गाड़ी के रिम्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही ऑज सीधा उन पर गोलियां चलाने लगा। एक गोली जाकर सीधा गाड़ी के डिक्की में लग गई। बाकी सब तो भाग गए, बट ऑज ने विक्टर एगिलार नामी एक चोर को धर दबोचा। ऑज अब विक्टर की मदद से पहले एल्बर्टो की बॉडी को ठिकाने लगाएगा, बाद में उसे भी मार देगा। एटलीस्ट ऑज का इनिशियल प्लान तो यही था। ऑज एल्बर्टो की बॉडी डिक्की में डालकर विक्टर के साथ वहां से चला गया। एल्बर्टो के फोन से ऑज ने शिपमेंट की डिलीवरी डेट और टाइमिंग वगैरह सब पता कर ली। विक्टर इस वक्त गाड़ी चला रहा था। विक्टर से बात करते वक्त ऑज को पता चला कि वो भी इसी की तरह गौतम के ईस्ट साइड से है। ऑज बचपन में उसके भाइयों के साथ क्राउन पॉइंट के सोडा शॉप में सारे फ्लेवर्स मिक्स करके सुसाइड स्लशी बनाकर पिया करता था। ऑज मस्त अपने नॉस्टैल्जिक ख्यालों में खो गया। विक्टर की अभी भी फटी पड़ी थी। आज की रात का अलाबाई बनाने ऑज ईव से मिलने चला गया ताकि मर्डर इन्वेस्टिगेशन के टाइम ईव ऑज के लिए गवाही दे कि हाँ, उस रात ये मेरे साथ था। बट ईव रात को 10:30 के बाद फ्री थी। फिर ऑज ने एल्बर्टो की बॉडी को एक जंक यार्ड में छुपा दिया। जाने से पहले ऑज ने एल्बर्टो के हाथ से मरोने की रिंग निकाल ली। ऑज ने विक्टर के छोटे एम्बिशंस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर ये थोड़ा दिमाग लगाते तो गाड़ी रिम्स ऐसे जंक यार्ड से ही चुरा लेते। ऑज ने विक्टर को बताया कि उसे कुछ बड़ा सोचना चाहिए था। ऑज इधर विक्टर को मारने वाला था, बट इस बात की भनक लगते ही विक्टर उसके सामने अपने जान की भीख मांगने लगा। विक्टर के बाद मनाने के बाद आखिरकार ऑज ने उसे एक आखिरी मौका दे ही दिया। यह सुनते ही विक्टर ने इससे वादा किया कि वो उसके आगे बहुत काम आएगा। बट अगर विक्टर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ऑज उसे मछली की तरह चीर देगा। इतना बोलकर ऑज विक्टर को अपने घर ले गया। यही हमें पता चला कि द बैटमैन यूनिवर्स के पेंगुइन का एक पैर क्लब्ड है, यानी ऑज एक पैर से हैंडीकैप्ड है। विक्टर को भी हल्का सा स्पीच प्रॉब्लम था, तो शायद यही देखकर ऑज ने उसे एक और चांस दे दिया, और ऊपर से इनडायरेक्टली वो उसके गांव वाला भी तो है। एनीवेज, सुबह होते ही ऑज फिर से अपने डेली वाले काम पर लग गया। ऑज ने सेबेस्टियन हेडी के खिलाफ मौजूद सबूत एक एनवेलप में डालकर कुरियर करने दिए। ऑज ने उसके एम्प्लॉय को बताया कि ध्यान रहे कि इसके रिसीवर को अच्छी तरह से पता हो कि ये पार्सल ऑज ने भेजा है। एनवेलप के अंदर हेडी के जुआरी होने के सबूत थे। ऑज के लोग फ्लड से ड्रग ड्रॉप को रिकवर करने में बिजी थे। माना कि इस फ्लड की वजह से ड्रग की क्वालिटी में इफेक्ट पड़ेगा, बट अगेन ये लोग कौन सी दवाई बेच रहे हैं, किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। फिर फैल्कॉन फैमिली के टॉप बॉसेस ने ऑज को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलवा लिया। फैल्कॉन के घर पहुंचते ही जॉनी विटी और माइलोस ग्रापा ने ऑज को एक निहायत ही बुरी खबर सुनाई कि वो जल्द ही ऑज की फैक्ट्री बंद करके सारे ऑपरेशंस रॉबिन्सविल में शिफ्ट करने वाले हैं। यह सुनते ही ऑज की सटक गई कि वो ऑज से बिना डिस्कस किए उसकी फैक्ट्री बंद करने का डिसीजन कैसे ले सकते हैं। बट जॉनी ने ऑज को समझाते हुए कहा कि ऑज जो फैक्ट्री चला रहा है वो खुद उसका मालिक नहीं है। ऑज ये बात ना भूले कि वो आज भी फैल्कॉन परिवार के लिए काम करने वाला बस एक नौकर है। फिर ऑज ने दोनों को समझाते हुए कहा कि उसे बस और कुछ दिनों का टाइम चाहिए। ऑज एक ऐसी स्पेशल डील करने वाला है जिसके बाद ऑलमोस्ट सब कुछ बदल जाएगा। ये स्पेशल ड्रग डील वाली बात सुनते ही फैल्कॉन की बेटी सोफिया धीरे धीरे रूम के अंदर चली आई। सोफिया एक साइको कॉप सीरियल किलर है जो कि हाल ही में आर्कम से छूट कर आई थी। ऑज की बातें सुनकर सोफिया ने उससे सीधा एक ही सवाल किया कि उसका भाई एल्बर्टो कहाँ है। बट ऑज ने इस बात को घुमा दिया कि एल्बर्टो अब काफी बिजी आदमी बन गया है, वो जरूर किसी इंपॉर्टेंट काम से कहीं बाहर गया होगा। लेकिन सोफिया को ऑज की बातों पर पूरा शक होने लगा। बाहर जाते ही सोफिया ने ऑज की गाड़ी पर गोली के निशान देखे। फिर सोफिया इसे जबरदस्ती अपने साथ एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने पर ले गई। सोफिया ने ऑज को बताया कि वो जिस स्पेशल ड्रग डील के बारे में बात कर रहा था ना, उसके बारे में सिर्फ एल्बर्टो और सोफिया ही जानते थे। ऑज का अचानक से इस डील में शामिल हो जाना और उसी वक्त एल्बर्टो का गायब होना, दाल में कुछ काला लग रहा है। बट ऑज इस टाइप के प्रेशर हैंडल करने में एकदम एक्सपर्ट है। इसने सोफिया को बताया कि हाँ, वो एल्बर्टो से अपने लाउंज में मिला था, जहां एल्बर्टो ने ही खुद उसे स्पेशल ड्रग डील के बारे में बताया। मे भी सोफिया को यह बात बताने से पहले ही एल्बर्टो किसी काम से शहर से बाहर चला गया और ऑज को पता नहीं था कि सोफिया जेल से छूट गई है, तो इसीलिए इनके बीच ये कम्युनिकेशन गैप हो गया। ऑज को वाकई में एल्बर्टो की करंट लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। सोफिया एक साइको विलन की तरह शांति से ऑज की बातें सुन रही थी,
बट जाने से पहले इसने ऑज के कान में बताया कि चाहे लोग ऑज को कितना भी अंडर एस्टिमेट कर ले, बट सोफिया अच्छे से जानती है कि ऑज एक्चुअल में कितना पहुंचा हुआ बंदा है। इस पूरे सीन में टेड मॉसबी की बीवी ने कमाल की एक्टिंग की है। आई मीन क्रिस्टीन मिलोटी का ये साइको रूप देखकर एटलीस्ट मैं तो काफी इंप्रेस हो गया। फिर ऑज विक्टर को लेकर अपनी माँ फ्रांसिस के घर चला गया। फ्रांसिस को डिमेंशिया की बीमारी थी और उसने दवाइयां लेना भी बंद कर दिया था। ऑज ने मम्मी को एल्बर्टो का दिया डायमंड नेकलेस पहनाकर बताया कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। ऑज ने भांप लिया था कि ये साइको सोफिया की गैंग कभी भी इन्हें निपटाने आ सकती है। ऑज का अजीब सा बर्ताव देखकर फ्रांसिस समझ गई कि वो जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। ऑज ने आखिरकार अपने मम्मी के सामने कन्फेस कर दिया कि एल्बर्टो उसका बहुत मजाक बना रहा था, तो उसने गुस्से में उसे मार दिया। यहीं हमने देखा कि ऑज की मम्मी तो भाई उससे भी बड़ी गैंगस्टर निकली। फ्रांसिस ने ऑज को बताया कि अगर मारा है तो सीना तान के बोलो ना मारा है। पावर ऐसे छुपने और भागने से नहीं आता, पावर को जताना पड़ता है। फिर रात में विक्टर के साथ गिल्डा मूवी देखते वक्त ऑज के दिमाग में एक आइडिया आया। बेसिकली टीवी पर जो गाना चला था उसका मतलब ये है कि किसी चीज का इल्जाम दूसरे के सर पर डाल देना, एस्केप गोट टाइप सिचुएशन। अगले दिन विक्टर को फ्यूचर की प्लानिंग के स्टेप्स बताकर ऑज सीधा जेल में मरोनी से मिलने चला गया। बेसिकली मरोनी के साथ हाथ मिलाने, बट मरोनी को ऑज जैसे दोगले के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जाने से पहले ऑज ने मरोनी को उसकी रिंग वापस करके बताया कि बिल्कुल इस रिंग की तरह ही वो मरोनी को उसकी इज्जत भी वापस लौटा सकता है। मरोनी ये रिंग देखकर एकदम हैरान रह गया, इंडिकेटिंग कि ये अब ऑज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। घर वापस लौटते ही ऑज ने देखा कि नीचे सोफिया और उसके बंदे ऑज का इंतजार कर रहे थे। ये देखते ही ऑज फौरन वहां से भाग गया, बट सोफिया ने समय रहते ऑज को वहां से भागते देख लिया। ऑज ने बड़ी चतुराई से अपनी मजराटी की डिक्की में छुपकर सबको चकमा देने की कोशिश की, बट सोफिया के आदमियों ने आखिरकार उसे बेहोश करके पकड़ ही लिया। होश आते ही ऑज ने देखा कि सोफिया ने उसे नंगा करके कुर्सी से बांध दिया है। सोफिया ने विक्टर के चिंदी चोर पार्टनर्स में से एक बंदे को पकड़ लिया था। इस बंदे ने सोफिया को साफ साफ बता दिया कि जिस रात एल्बर्टो गायब हुआ था उस टाइम ऑज की पर्पल मजराटी लॉन्च के बाहर खड़ी थी। यानी ऑज को एल्बर्टो के गायब होने के बारे में कुछ तो पता है, और जब तक ये सच नहीं बता देता सोफिया उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते रहेगी। सोफिया अरखम से एक से बढ़कर एक टॉर्चर मेथड सीख कर आई थी। ऑज ने उसे समझाया कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही अपना साइकोपना दिखाने सोफिया ने बिना कुछ सोचे समझे ऑज के सामने उस लड़के को मार दिया। बट ऑज अब भी अपने बयान पर अड़ा रहा कि उसे वाकई में नहीं पता कि एल्बर्टो कहाँ है। तभी अचानक बाहर एक गाड़ी आकर क्रैश हो गई, जिसके डिक्की में एल्बर्टो की लाश पड़ी थी। किलर ने एल्बर्टो की पिंकी फिंगर काटकर गाड़ी के डिक्की में एक मैसेज भी छोड़ा था, पे बैक टाइम, इंडिकेटिंग कि यह काम जरूर मरोनी गैंग का है। अपने भाई की लाश को देखकर सोफिया चिल्लाकर रोने लग गई। सोफिया की चीखें सुनकर ऑज जोर जोर से हंसने लगा कि भाई इसका प्लान काम कर गया। मरोनी को मिलने जाने से पहले ऑज ने विक्टर को इसी प्लान के बारे में बताया था। ऑज के कहने पर विक्टर ने एल्बर्टो की उंगली काटकर उसकी लाश को फैल्कॉन के घर भिजवा दिया, और ऑज ने बड़ी चालाकी से एल्बर्टो की रिंग मरोनी को भी वापस कर दी। अब मरोनी के पास रिंग देखकर सोफिया को भी पूरा यकीन हो जाएगा कि उसके भाई को वाकई में मरोनी ने ही मरवाया है। मरोनी के पास भी इस खून का सारा क्रेडिट लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आई मीन नथिंग टू लूज। इससे उल्टा मरोनी गैंग का दबदबा मार्केट में और बढ़ जाएगा। यानी ऑज ने एक ही तीर में 3 शिकार कर दिए, खुद की जान भी बचा ली, शायद सोफिया को इस पर भरोसा भी हो जाएगा, और मरोनी के दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट भी बन गई। ऑज और विक्टर सुसाइड स्लशी पीते हुए अपने फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे। धीरे धीरे विक्टर भी ये गैंगस्टर लेवल वाला खून खराबा सीख ही जाएगा। वैसे भी अब ऑज को ये लो लेवल के ड्रॉप शिपमेंट वाले ड्रग बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जैसे कि एल्बर्टो ने कहा, फ्यूचर में आने वाला वो स्पेशल ड्रग सारे मार्केट का गेम पलट देगा। यानी जो भी उस स्पेशल ड्रग को कंट्रोल करेगा वो सीधा गॉथम पर राज करेगा। और यहाँ फाइनली ऑस्कॉप एके पेंगुइन के दिल में एक किंग पिन बनने की चिंगारी जाग गई। अच्छा होगा कि विक्टर भी इस प्लान में पूरे मन से ऑज का साथ दे। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत अरखम असाइलम से हुई, जहां कैदी सोफिया किसी से मिलने विजिटर रूम में जा रही थी। इसी दौरान कोई सोफिया को हैंगमैन के नाम से पुकार रहा था। मे बी ये स्लाइटली हार्ली क्विन का ईस्टर एग हो सकता है।
सोफिया एक्चुअल में उसके भाई एल्बर्टो से मिलने जा रही थी। ये वाला सीन द बैटमैन एंड रिडलर के बीच चले आइकॉनिक कन्वर्सेशन की याद दिलाता है। एनीवेज, एल्बर्टो ने सोफिया से वादा किया कि वो जल्दी उसे यहाँ से बाहर निकालेगा, बट तभी सोफिया ने नोटिस किया कि एल्बर्टो की एक पिंकी फिंगर गायब है, इंडिकेटिंग कि ये कोई फ्लैशबैक सीन नहीं बल्कि सोफिया के विजन्स हैं। इससे पहले कि सोफिया कुछ समझ पाए, पीछे से एक हाथ ने आकर एल्बर्टो को गोली मार दी। होश आते ही सोफिया ने देखा कि वो साइकिक जूलियन रश के ऑफिस में बैठी है। रश ने रेड लाइट्स दिखाकर उसे शायद हिप्नोटाइज किया था। रश ने सोफिया को पकड़कर शांत करने की कोशिश की, पता नहीं क्यों, बट ये वाला मूवमेंट थोड़ा सेक्सुअल टेंशंस वाले वाइब्स दे रहा था। रश ने सोफिया को समझाया कि डोंट वरी, अब तुम आर्कहम से बाहर हो, यू आर सेफ नाउ। बट सोफिया का मानना था कि जेल से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो सेफ है। शी इज नॉट सेफ, बट शी इज होम। दूसरी तरफ ऑज ब्लैक गेट प्रिजन में मरोनीस से मिलने चला गया। मरोनी फैमिली ऑज की हरकतों से अब काफी गुस्सा हो गई थी। इसने अपना काम निकालने एल्बर्टो की मौत का सारा इल्जाम मरोनीस के सर पर जो डाल दिया। अब फालतू में मरोनी फैमिली के मेंबर्स की जान खतरे में पड़ गई। सैल्वाटोर ने ऑज को धमकी दी कि वो फाल्कोन्स को जाकर सब कुछ सच सच बता देगा कि ये सब ऑज का किया धरा है। बट सैल्वाटोर के हाथ में रिंग देखकर ऑज समझ गया था कि ये अंदर ही अंदर से अपनी जीत को एंजॉय कर रहा है। ऑज ने मरोनीस को ऑफर दिया कि ये हमला करने का एकदम सही टाइम है। फैल्कॉन परिवार अब भी रिकवरी मोड में है और ऑज को खबर मिली है कि कारमान का भाई लूका फाल्कोन अब उसकी जगह लेगा। लूका के पूरी तरह से पावर में आने से पहले ही ऑज सेटिंग लगाकर फाल्कोन्स का सारा ड्रग्स AKA ड्रॉप बिजनेस मरोनीस के हवाले कर देगा। वैसे भी ऑज को अंदर की सारी खबर तो होती ही है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद नादिया और सैल्वाटोर दोनों ऑज के साथ काम करने के लिए मान गए। ऑज के प्लान के मुताबिक मरोनीस के आदमी फाल्कोन्स के एक बड़े ड्रॉप शिपमेंट को लूटने वाले थे। ऑज ट्रक के पीछे एक गाड़ी में बैठा सेफ रहेगा, जिसको मारना है मार दो, बट पीछे वाली गाड़ी पर खरोच तक नहीं आनी चाहिए। बट डिलीवरी के कुछ मिनट्स पहले ही जॉनी विटी ने यहाँ आकर ऑज के सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। विटी चाहता है कि ऑज को अपने शिपमेंट की जिम्मेदारी लेकर पीछे गाड़ी में आने की बजाय डिलीवरी ट्रक में बैठकर आना चाहिए। ऑज के पास ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बट ऑज एन मोमेंट पर शूट आउट से ठीक पहले ट्रक की फ्रंट सीट से उठकर जोक सुनाने पीछे चला गया। फाल्कोन्स और मरोनीस के बीच चले इस शूट आउट में काफी जाने गई। ऑज ने अपनी जान और रेपुटेशन बचाने दोनों साइड के लोगों को मारा। यहीं पर ऑज ने मरोनीस के एक आदमी को मारकर सोफिया के ड्राइवर की जान भी बचाई। सॉलिड अलाबाई। बट फिर भी मरोनीस की गैंग ड्रॉप शिपमेंट लूटकर भागने में कामयाब हो गई। सोफिया को पूरा शक है कि जरूर इनके बीच कोई मरोनीस का खबरी यानी रैट छुपा हुआ है। सोफिया को ऐसे लीडरशिप लेता देख जॉनी विटी और लूका दोनों उस पर चिढ़ गए। लूका ने सोफिया को अपनी अथॉरिटी जताते हुए कहा कि अगर इनके बीच कोई रैट है तो वो उसे ढूंढकर मार देंगे, बट खबरी को कब और कैसे मारना है इसका डिसीजन लूका खुद लेगा। सोफिया को बार बार इनके बिजनेस में अपनी नाक अड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि सोफिया बिजनेस के डिसीजन लूका पर छोड़कर एल्बर्टो के फ्यूनरल पर ध्यान दे। सोफिया को ऐसे साइडलाइन होता देख ऑज उसे मस्का मारने चला गया। ऑज ने सोफिया को बताया कि कारमाइन के बाद लीडर बनने की असली हकदार तो सोफिया है। ऐसे भी हो सकता है कि शायद सोफिया के फैमिली मेंबर्स में से ही किसी ने एल्बर्टो को मरवाया होगा। ऑज का मानना है कि एल्बर्टो के बताए नए ड्रग्स के मार्केट में आते ही सोफिया सब पर राज कर सकती है। बट सोफिया को चूयेड़ा बनाना इतना आसान काम नहीं है। सोफिया ने ऑज के डेस्परेट सिचुएशन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तू भी बाकियों की तरह ही एक नंबर का हरामी मानुस है। अच्छा होगा कि ऑज कहीं और जाकर मुंह मारे। पर ऑज ने फिर भी सोफिया को समझाते हुए कहा कि ये वो पैसे या पावर के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि फाल्कोन परिवार के साथ वफादारी साबित करने के लिए कर रहा है। सोफिया इसे बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से चली गई। ऑज ने विक्टर को बताया कि कैसे भी करके उसे सोफिया का भरोसा जीतना ही होगा, क्योंकि एल्बर्टो के बाद सोफिया को भी मार देना काफी रिस्की काम हो जाएगा। सोफिया का भरोसा जीतने का बस एक ही रास्ता था, ऑज को जल्द से जल्द किसी को अंडर द बस डाल के सोफिया के सामने गद्दार का नाम पेश करना होगा। तभी हमें पता चला कि इस यूनिवर्स की हैंगमैन AKA सोफिया ने पुलिस ऑफिसर्स को नहीं बल्कि 7 मासूम औरतों को फांसी देकर मारा था। इसीलिए सोफिया का सीरियल किलर नेम द हैंगमैन पड़ा। ऑज ने अपने मरे हुए साथियों को ट्रिब्यूट देने घर पर पार्टी रखी थी। यहीं पर ऑज ने विक्टर की सेटिंग एक फेमस कैम गर्ल रॉक्सी के साथ करा दी। विक्टर ने रॉक्सी को बताया कि क्राउन पॉइंट के बाकी निवासियों की तरह इसने भी वहां हुए हादसे में अपना सब कुछ खो दिया।
यही रॉक्सी ने क्राउन पॉइंट को नो मैंस लैंड बुलाकर बैटमैन नो मैंस लैंड कॉमिक बुक स्टोरी का रेफरेंस दिया, जिसमें एक बड़े से अर्थक्वेक के बाद गॉथम सिटी में क्रिमिनल्स का राज हो गया था। शायद रिडलर के फ्लडिंग वाले इंसिडेंट के बाद मैट रीव्स का बैटमैन आर्क भी उसी स्टोरी लाइन को फॉलो करे। ईव ने फाइनली भांप लिया कि ऑज ने ही एल्बर्टो को मारा होगा, तभी इसे अचानक एलिबाई चाहिए था। बट ऑज ने ईव को दिलासा देते हुए कहा कि वो जल्द से जल्द सारा इल्जाम जॉनी विटी के सर पर डालने वाला है। फिर ऑज को उसके लैंडलॉर्ड ने कॉल करके बताया कि ऑज की मां कंफ्यूज होकर बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई थी। फ्रांसिस का डिमेंशिया बद से बदतर होते जा रहा था। लैंडलॉर्ड को लगता है कि इसे जल्द से जल्द मेडिकल केयर की जरूरत है। बट ऑज ने लैंडलॉर्ड को और थोड़े पैसे थमाकर चुपचाप मम्मी का ध्यान रखने को कहा। फिर अपनी माँ का मन बहलाने ऑज उसका फेवरेट गाना लगाकर साथ में डांस करने लगा। यही हमें पता चला कि ऑज के दोनों भाई जैक और बेनी मर चुके हैं। ऑज ने फ्रांसिस से वादा किया कि वो उसे जल्द से जल्द कहीं अच्छी जगह पर शिफ्ट कर देगा। एल्बर्टो के फ्यूनरल के बाहर लोग बैनर्स लेकर सोफिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। सोफिया को अकेले देखकर ऑज फिर से एक बार उसे मस्का मारने चला गया। ऑज ने सोफिया को अपने भाइयों के फ्यूनरल वाली स्टोरी बताई। जैक और बेनी के मरने के बाद ऑज की मां बस रोज बेड पर पड़ी रहती थी। ऑज ने मां का मन बहलाने की बहुत कोशिश की, बट कुछ काम ना आया। एक दिन ऐसे ही अचानक ऑज की मां उसे अपने साथ जैज क्लब ले गई और फिर दोनों सारे गम भुलाकर बस नाचने लग गए। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। ऑज ने सोफिया को बताया कि उसे भी जल्द से जल्द दुख दर्द भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऑज ने सोफिया से यहाँ झूठ बोला कि कुछ साल पहले उसकी माँ गुजर गई, वरना वो उसे जरूर पूछता कि उसके अचानक मूड चेंज के पीछे क्या रीजन था। सोफिया ने इस बार ऑज को थोड़ा कम इग्नोर किया, यानी शायद ऑज की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। सोफिया ने एक करप्ट ड्रग एडिक्ट डिटेक्टिव को गद्दार ढूंढने के काम पर लगा दिया। बदले में इसे पैसा और ड्रॉप ड्रग्स के डोज मिलेंगे। डिटेक्टिव मरियोनी गैंग के मेंबर एडवर्ड को हॉस्पिटल से उठाकर सीधा सोफिया के घर ले आया। ये बंदा वही है जिसने ऑज के साथ मिलकर ड्रॉप शिपमेंट चोरी की प्लानिंग की थी। होश आते ही एडवर्ड सबको बता देगा कि असली रैट ऑज ही है। एडवर्ड के किडनैपिंग की खबर मिलते ही नादिया ने ऑज को उठा लिया। इस फेलियर के बदले नादिया ऑज को मारने ही वाली थी, बट तभी ऑज ने इसे कुछ सबूत थमा दिए। कार्माइन की तिजोरी से मिले फोटोज, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जॉनी विटी का लूका फाल्कोन की बीवी के साथ अफेयर चला है। ऑज ने नादिया से वादा किया कि वो एडवर्ड को ढूंढकर सारा ब्लेम जॉनी के ऊपर डाल देगा। यह सुनते ही नादिया ने ऑज को एक और मौका दे दिया। सोफिया के घर फ्यूनरल में ढेर सारे रिलेटिव्स और गेस्ट वगैरह आए हुए थे, पर ऑलमोस्ट सारे ही सोफिया से डरकर दूर भाग रहे थे। तभी सोफिया के कजिन कार्ला ने उसे बताया कि क्यों ना वो पहले की तरह गर्ल्स ट्रिप पर इटली चले जाएं। इसी बहाने सोफिया भी थोड़ा चेंज फील करेगी। तभी वहां पर कार्ला की बेटी जिया आ गई। जिया के वहां आते ही कार्ला ने उसे फौरन सोफिया से दूर करके अपने पास खींच लिया, इंडिकेटिंग कि ये भी अंदर ही अंदर सोफिया से डरती है। फिर कार्ला के मजे लेने सोफिया जिया को इनडायरेक्टली धमकाकर वहां से चली गई। ऑज ने विक्टर को चुपके से फैल्कॉन की तिजोरी से मिले गहनों को जॉनी विटी की गाड़ी में छुपाने को कहा। घर की तलाशी लेते हुए किसे पता चला कि सोफिया ने एडवर्ड को बेसमेंट में पकड़ के रखा था। सोफिया का ड्राइवर नीचे एडवर्ड के होश में आने तक वेट कर रहा था। फिर इनका ध्यान भटकाने ऑज ने विटी को खबर कर दी कि सोफिया ने मरियोनी के एक आदमी को बेसमेंट में पकड़ के रखा है। यह सुनते ही विटी सीधा लूका से मिलने चला गया। लूका ने फौरन सोफिया और उसके ड्राइवर को पूछताछ करने के लिए ऊपर बुलवा लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ऑज बेसमेंट में घुस गया। ऑज पहले एडवर्ड की मदद से विटी को फंसाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली विक्टर विटी की गाड़ी में गहने प्लान करने वाले मिशन में फेल हो गया। इस बात का पता चलते ही ऑज ने बड़ी बेरहमी से एडवर्ड को मार दिया। टाइम फॉर अ प्लान बी। बेसमेंट में एडवर्ड को मरा हुआ देखकर सोफिया और लूका समझ गए कि ये गद्दार वाली बात सच है। जिसने भी एडवर्ड का मुंह बंद रखने उसे मार दिया वो अभी भी घर में है। लूका ने फौरन सारे गेस्ट की तलाशी शुरू कर दी। ऑज ने जॉनी विटी के साथ झगड़ा स्टार्ट करके चुपके से मर्डर वेपन सोफिया के ड्राइवर की जेब में डाल दिया। तलाशी में चाकू ड्राइवर की जेब में मिलते ही लूका ने बिना कुछ सोचे समझे उसे गोली मार दी। ये देखकर सोफिया काफी गुस्सा हुई, क्योंकि उसे ड्राइवर को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेना था। लेकिन लूका ने उसे बताया कि किसे मारना है और किसे नहीं, उसका डिसीजन सोफिया नहीं बल्कि लूका लेगा। यहाँ पर लूका ने सोफिया को सजेशन दिया कि कुछ दिनों के लिए वो अपना मूड ठीक करने इटली चली जाए। ये सुनते ही सोफिया समझ गई कि शायद कार्ला को भी इससे मिलने लूका ने भेजा था। दूसरी तरफ ऑज और विक्टर बॉडीज को ठिकाने लगाने में बिजी थे।
यहीं पर ऑज ने विक्टर को धमकाते हुए कहा कि अगर आगे से विक्टर ने कोई गड़बड़ की तो वो इसे भी ऐसे ही गाड़ देगा। आगे से ध्यान रहे कि विक्टर आरसीबी की तरह लास्ट मोमेंट पर चोक ना करे। तभी सोफिया ने ऑज को कॉल करके मीटिंग के लिए बुलवा लिया। सोफिया ऑज के साथ मिलकर लूका समेत सारे फैल्कॉन फैमिली को अपने सामने झुकाना चाहती है। बाय द वे, जो गहने ऑज को फैल्कॉन की तिजोरी से मिले थे, एल्बर्टो उन गहनों की मदद से अपनी ड्रग डील को फंड करने वाला था। ऑज ने हंसी खुशी सोफिया का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। रिडलर के धमाकों के बस कुछ ही घंटों की पहले की कहानी। विक्टर उसकी गर्लफ्रेंड ग्रासिला के साथ रूफटॉप पार्टी पर जाने से पहले पापा के लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट और ग्रोसरीज डिलीवर करने घर चला गया। यही हमें पता चला कि विक्टर को अपनी फैमिली की तरह मिडिल क्लास जिंदगी गुजारने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे कुछ बड़ा करना था। विक्टर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके पापा कस्टमर्स को बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज किए उनके लिए स्पेशल सर्विसेज देते हैं। पार्टी में जाने से पहले विक्टर के पापा ने उसे वार्निंग दी कि वो उसके बिगड़े हुए दोस्त जैसे ड्रग डीलर स्क्विड से थोड़ा दूर रहे। मैं भी शायद विक्टर के पापा को शक है कि कहीं उनका बेटा फास्ट पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर ना निकल जाए। बट विक्टर पापा की बातों को इग्नोर करके पार्टी करने चला गया। पार्टी घर के सामने वाले ही एक रूफटॉप पर थी। एज एक्सपेक्टेड पार्टी में विक्टर का ड्रग डीलर दोस्त स्क्विड भी आया हुआ था। स्क्विड को वहां देखकर ग्रासिला विक्टर के साथ चुम्मा चाटी करने उसे अलग कोने में ले गई। ये दोनों अपनी प्राइवेसी एंजॉय करते हुए मस्त रोमांटिक टाइम बिता रहे थे कि तभी अचानक शहर में धमाके शुरू हो गए। इन धमाकों से आए फ्लड ने सारे क्राउन पॉइंट को डुबा दिया और विक्टर की आंखों के सामने उसकी फैमिली पानी में डूबकर मर गई। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ऑज ने विक्टर को बताया कि उनका ये सोफिया के साथ टीम अप बस टेम्पररी बात है। जल्दी फैल्कॉन्स या मरोनी सोफिया को ठिकाने लगा देंगे और फिर सारा ड्रग बिजनेस ऑज का। विक्टर को ये ड्रग लॉर्ड के साथ काम करने वाली जिंदगी अब थोड़ी खटकने लग गई थी। उसे बार बार अपने पापा की बताई बातें याद आ रही थी। ऑज ने सोफिया को अपने घर बुलवाया था ताकि ये दोनों साथ मिलकर नए ड्रग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने जाएं। ऑज चाहता है कि विक्टर आज से उसका ऑफिशियल ड्राइवर बन जाए। बदले में ऑज उसे $1000 पर वीक की सैलरी देगा। तभी बाहर सोफिया आ गई, बट उसी वक्त ऑज को मरोनीस का कॉल भी आया। ऑज ने विक्टर को बताया कि फोन कॉल पूरा होने तक वो सोफिया का ध्यान भटकाए रखे। बट सोफिया को सामने देखते ही उसके खतरनाक ऑरा से विक्टर एकदम सुन्न पड़ गया। विक्टर ने सोफिया को बताया कि वो ऑज का ड्राइवर है, जिसके जवाब में सोफिया ने उससे कहा कि ऑज भी किसी जमाने में सोफिया का ड्राइवर ही हुआ करता था, इंडिकेटिंग कि फिलहाल इस रूम में सबसे पावरफुल पर्सनालिटी सोफिया है। तभी वहां कॉल खत्म करके ऑज भी आ गया। सोफिया चाहती है कि पुराने दिनों की तरह आज भी ऑज सोफिया के लिए गाड़ी चलाए। विक्टर घर बैठकर अपनी छुट्टी एंजॉय करेगा। ऑज के पास सोफिया के ऑर्डर सुनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बेसिकली इधर सोफिया दोनों को जता रही थी कि इस पूरी सिचुएशन में असली बॉस कौन है। फिर सोफिया ऑज को उसका रिवोल्यूशनरी ड्रग प्रोडक्ट दिखाने एक सीक्रेट वेयरहाउस ले गई, जहां ढेर सारे मशरूम्स लटके थे। ऑज को पहले लगा कि साला इतना हाइप करके ये लोग सड़क छाप मशरूम्स बेच रहे हैं, बट सोफिया ने उसे बताया कि ये वाले मशरूम्स अलग हैं और इनका प्रोडक्ट मशरूम्स नहीं बल्कि इन मशरूम्स के ऊपर उगने वाला ये रेड क्रिस्टल मटेरियल है। अपेरेंटली ये ड्रग सबसे पावरफुल ट्रिप देता है। ये ड्रग इतना असरदार है कि इसे रिसर्चर्स आर्कम असाइलम के साइको पेशेंट्स को शांत रखने के लिए यूज करते हैं। यानी शायद सोफिया खुद इस ड्रग को ले चुकी है। तो इसका मतलब इस रिवोल्यूशनरी ड्रग को मार्केट में लाने का ओरिजिनल आइडिया एल्बर्टो का नहीं बल्कि सोफिया का ही था। ऑज नोज द बिजनेस एंड सोफिया नोज द केमिस्ट्री, यानी प्रोडक्ट। सोफिया चाहती है कि ऑज अब फटाफट स्पेशल ड्रग के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने के काम पर लग जाए। दूसरी तरफ विक्टर ने उसकी गर्लफ्रेंड को ऑज के घर बुलवा लिया। ऑज के आलीशान घर को देखकर ग्रासिला हैरान रह गई, पर तभी विक्टर ने इसे बताया कि ऑज एक्चुअल में एक गैंगस्टर है और इसे न चाहते हुए भी जबरदस्ती ऑज के साथ काम करना पड़ रहा है, क्योंकि विक्टर ने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। ग्रासिला ने विक्टर को बताया कि वो गौथम छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली है और अच्छा होगा कि इसके साथ विक्टर भी चले। पता नहीं ऑज इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा, बट फिर भी विक्टर ने ग्रासिला से वादा किया कि वो कोई ना कोई जुगाड़ करके रात होते ही बस स्टेशन पहुंच जाएगा। घर पहुंचते ही जॉनी विटी ने सोफिया को धमकी दी कि वो चुपचाप लूका के ऑर्डर्स फॉलो करके इटली चली जाए। सारे सोफिया के फैमिली बिजनेस में नाक अड़ाने से बहुत गुस्सा हैं।
अगर 2 दिन के अंदर सोफिया इटली नहीं गई तो लूका उसे मरवा देगा। यानी अपने प्लान को आगे बढ़ाने सोफिया के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। फिर ऑज सोफिया को ट्रायड्स के मेंबर लिंक से मिलवाने ले गया। ट्रायड्स की फाल्कन के साथ पुरानी दुश्मनी थी, पर ऑज ने लिंक से यहाँ झूठ कहा कि इनके साइड बिजनेस के बारे में लूका को कुछ नहीं पता। इस डबल क्रॉसिंग साइड बिजनेस प्लान में जॉनी विटी भी इनके साथ है। यहीं पर ऑज ने सोफिया से बिना पूछे उसके ड्रग को नया नाम भी दे दिया, ब्लिस। पर ट्रायड्स के लीडर फेंग जाओ के साथ मीटिंग फिक्स करवाने से पहले लिंक को प्रूफ चाहिए था कि इस काम में जॉनी विटी वाकई में इनके साथ है। ऑज ने बेझिझक इसे बताया कि वो जल्दी लिंक की जॉनी विटी के साथ फोन पर बात करवा देगा, फिर इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सोफिया साइड में खड़ी चुपचाप हर एक स्टेज पे ऑज को लीड लेता देख रही थी। बाहर विक्टर गाड़ी में बैठा ऑज को अपने एग्जिट प्लान के बारे में बताने की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी उसे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। गाड़ी के अंदर भर भर के ब्लिस के सैंपल्स पड़े थे। अगर विक्टर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। पर तभी विक्टर ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाकर इनडायरेक्टली उस पुलिस वाले को रिश्वत थमा दी और वो भाई वहां से चला गया। बेचारे विक्टर की पहली सैलरी तो रिश्वत देने में निकल गई। विक्टर के इस बिहेवियर से ऑज काफी इंप्रेस हुआ कि बंदा अब धीरे धीरे सीखने लग गया। फिर ऑज विक्टर को एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गया। खाने का मेनू पढ़ते वक्त विक्टर थोड़ा हकला रहा था, तो फिर वेटर ने मेनू पर लिखे डिश का नाम पढ़ा। ये देखकर ऑज बड़ा गुस्सा हुआ। उसे ऐसे टाइप की पिटी बिल्कुल पसंद नहीं। उसने विक्टर को भी समझाया कि वो भी आम लोगों के बीच धौंस जमाकर अपनी जगह बना ले। ऑज ने विक्टर को बताया कि इस जालिम दुनिया में अपनी जगह बनाने खुद को भी जालिम बनना पड़ता है। अगर अच्छे इंसान बन के रहोगे तो इस दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पावर मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। अगर यहाँ सरवाइव करना है तो अच्छा होगा कि विक्टर गुड और बैड के बीच का डिफरेंस भूल जाए। ऑज एक्चुअल में इस रेस्टोरेंट में लूका की बीवी टीना को ब्लैकमेल करने आया था, ताकि इसकी मदद से वो बाद में जॉनी विटी को ब्लैकमेल कर सके। फिर टीना से मिले टिप की मदद से ऑज और सोफिया ने जॉनी विटी को रंगे हाथ और नंगे बदन पकड़ लिया। ऑफर बड़ा सिंपल है। अगर जॉनी विटी ने लिंक को कॉल करके ये कंफर्म नहीं किया कि हाँ वो भी इस ब्लिस वाले बिजनेस में ऑज और सोफिया के साथ है, तो वो इस अफेयर के बारे में लूका को बता देंगे। ऑज और सोफिया की जोड़ी देखकर पहले तो जॉनी उनका मजाक उड़ाने लगा और ऑज को पेंगुइन बुलाकर उसकी इंसल्ट करने लग गया। पर तभी ऑज ने गुस्से से जॉनी के मुंह में फोन घुसेड़ दिया। आखिरकार जॉनी विटी इनका साथ देने के लिए मान गया। बट यहाँ ऑज का ये वायलेंट बिहेवियर देखकर सोफिया थोड़ा अलर्ट हो गई कि इन भाई साहब से अपनी इंसल्ट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जॉनी विटी के फोन घुमाते ही लिंक ने क्लब में ऑज और सोफिया की झाओ के साथ मीटिंग फिक्स कर दी। ऑज ईयू की लड़कियों को सप्लायर और विक्टर को बैगमैन बनाकर ड्रग्स के ढेर सारे सैंपल इस क्लब में ले आया, ताकि रात भर ट्रायड्स की क्लब में ब्लिस फ्लो होता रहे और लगे हाथ झाओ को लाइव डेमो भी मिल जाएगा कि ये ड्रग कितना डिमांडिंग और असरदार है। क्लब में ड्रग्स की बैग संभालते वक्त विक्टर को अचानक उसके डार्क पास्ट के विजन्स आने लगे। शायद हवा में मौजूद ब्लिस इसकी भी बॉडी में घुस गया। दूसरी तरफ ऑज और सोफिया फेंग झाओ के साथ डील क्लोज करने में लगे हुए थे। सोफिया ने नोटिस किया कि साला इधर भी ऑज खुद बॉस होने जैसा बर्ताव कर रहा है, इंडिकेटिंग कि इसके दिमाग में जरूर कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। झाओ को प्रोडक्ट तो काफी पसंद आया, बट अपने पास रिलेशंस की वजह से वो फिर से एक बार फाल्कन के साथ काम करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। सोफिया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये वाला ड्रग जल्दी सारे गौतम में आग लगा देगा। बेसिकली ये लोग झाओ के अंडरवर्ल्ड बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ बनाने की बात कर रहे थे, बट झाओ अब भी फुल्ली कन्विंस नहीं लग रहा था। ये देखकर डिसअपॉइंटेड सोफिया डील का डिसीजन ऑज के हवाले करके क्लब से बाहर चली गई। उधर विक्टर को गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि वो बस स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है। विक्टर वॉशरूम में खड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां ऑज आ गया। विक्टर को परेशान हाल में देखकर ऑज समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पहले ऑज को लगा कि शायद विक्टर उसका माल लेकर भागने की फिराक में है, पर जल्दी उसे पता चला कि ये तो औरत का चक्कर है। ऑज ने विक्टर को साफ साफ बता दिया कि उसने इसे बंदी बनाकर नहीं रखा। विक्टर खुद अपनी मर्जी से ऑज के साथ रुका था, क्योंकि उसे अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर आकर कुछ बड़ा करना था। अगर अब भी विक्टर को अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना है तो वो हंसी खुशी जा सकता है, ऑज उसे नहीं रोकने वाला। ये सुनते ही विक्टर फौरन ऑज की गाड़ी चुराकर बस स्टेशन चला गया। बट स्टेशन पहुंचते ही विक्टर के दिमाग में ऑज की बताई बातें घूमने लगी। वैसे भी विक्टर ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुका है।
अब गर्लफ्रेंड के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होकर ऐसा क्या ही हो जाएगा। विक्टर फिर से एक बार दर दर की ठोकरें खाने वाली जिंदगी में घुस जाएगा। बट दूसरी तरफ अगर ऑज का प्लान सक्सेसफुल हो गया तो विक्टर रातों रात अमीर बन सकता है। यह सोचकर विक्टर वापस क्लब की ओर चला आया। ऑज ने सोफिया को खुशखबरी दी कि ज़ाव इनके साथ काम करने के लिए मान गया। बट ऑज का रिसेंट बिहेवियर देखकर सोफिया को अब उस पर थोड़ा डाउट आने लग गया। यहीं हमें पता चला कि ऑज ऑलरेडी एक बार सोफिया को बड़ा धोखा दे चुका है। अपेरेंटली सोफिया के आर्कम असाइलम में जाने की वजह ऑज ही था। बट ऑज ने सोफिया से माफी मांगते हुए कहा कि उसे नहीं पता था कि कारमाइन खुद अपनी बेटी को आर्कम में भर्ती करवा देगा। ऑज को लगा था कि वो जो कर रहा है वो सोफिया के भले के लिए कर रहा है। यही सोफिया ने एक और शॉकिंग बात बोली कि वो हैंगमैन नहीं है, इंडिकेटिंग कि शायद सोफिया को किसी और की सजा काटने जेल भेजा गया, या फिर सोफिया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वगैरह कुछ होगा। शायद इसीलिए सोफिया को वो डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से वो खुद अपना ही गला नोच लेती है। यही रीजन है कि सोफिया हमेशा अपना नेक कवर करके रखती है। ये हैंगमैन की सच्चाई आने वाले फ्यूचर फ्लैशबैक एपिसोड में ही क्लियर होगी। ऑज ने ऑलमोस्ट सोफिया का भरोसा जीत ही लिया था कि तभी वहां नाडिया की गैंग आ गई। मेरोनीज के आदमी ऑज पर कड़ी नजर रखे हुए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि ये बंदा डबल गेम खेलकर दोनों गैंग्स की मारने की प्लानिंग में है। यह सुनते ही सोफिया एकदम हैरान रह गई। नाडिया की गैंग ऑज और सोफिया को मारने ही वाले थे कि तभी वहां विक्टर आ गया। विक्टर ने गाड़ी से एक शूटर को उड़ाकर ऑज की जान बचा ली। पर ऑज ने विक्टर को ऑर्डर दिया कि वो सोफिया को वहीं छोड़कर फौरन यहां से निकल जाएं। गाड़ी चलाते वक्त विक्टर को रियलाइज होने लग गया कि अब वो भी पूरी तरह से गैंगस्टर लाइफ में घुस चुका है। There is no going back now। लगे हाथ ऑज ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि भाई अब ये दोनों ऑफिशियली डर्टी ड्रग बिजनेस में घुस चुके हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 फुल ऑन सोफिया शो था। क्रिस्टल मेलोडी ने क्या कमाल की रेंज दिखाई है। द पेंगुइन शो काफी एमीज जीतने वाला है। एनीवेज, एपिसोड 4 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि सोफिया नाडिया के हमले से जिंदा बच गई। बट विक्टर के कार क्रैश में सोफिया भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। बेहोश होने से पहले सोफिया ने डॉक्टर जूलियन रश को कॉल लगाया। सोफिया की अब समझ आ गया था कि ऑज ने ही एल्बर्टो को मारा है। फ्लैशबैक टाइम, प्रेजेंट टाइम से 10 साल पहले, जब ऑसवर्ल्ड बस फैल्कॉन फैमिली में एज ए ड्राइवर काम करता था। सोफिया फैल्कॉन का ड्राइवर। सरप्राइजिंगली 10 साल पहले वाली सोफिया एकदम सॉफ्ट स्पोकन और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी। बचपन में सोफिया की मां ने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। नन्ही सोफिया को छुपन छुपाई खेलते वक्त अपने मां की लाश सीलिंग से लटकी हुई मिली। बस तब से ही सोफिया डिप्रेशन से जूझ रही थी। बट उस दिन ऐसा भी कुछ हुआ था जिसके बाद सोफिया का उसके फैमिली, खास तौर पर कारमाइन फाल्कोन पर से मानो भरोसा उठ गया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बचपन से सोफिया को बस अपने भाई एल्बर्टो पर ही भरोसा था। एल्बर्टो ने भी हमेशा सोफिया का ध्यान रखते हुए उसे बाकी मतलबी फैमिली मेंबर से बचाए रखा। यानी मम्मी की मौत के बाद इन दोनों भाई बहन का रिलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। धीरे धीरे बड़े होते वक्त सोफिया को समझ आया कि उसकी फैमिली एक्चुअल में क्रिमिनल एम्पायर को चलाते हैं, जिसके बाद सोफिया का अपने बाप कारमाइन पर से भरोसा और भी ज्यादा उठ गया। पर फिर भी सोफिया ने कभी इस बात की भनक कारमाइन को लगने नहीं दी। सोफिया ने कारमाइन के साथ मिलकर अपनी माँ की याद में एक फंड रेजर पार्टी रखी थी। उसी पार्टी में सोफिया की मुलाकात समर ग्लीसन नामी एक जर्नलिस्ट से हुई। समर ने सोफिया को बताया कि बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही बहुत सारी लेडीज का गला घोटकर मर्डर किया गया है। सारे मर्डर्स का तरीका एकदम सेम है और सरप्राइजिंगली सारे के सारे विक्टिम्स किसी न किसी तरह कारमाइन फैल्कोन के साथ कनेक्टेड हैं। समर को लगता है कि शायद सोफिया की माँ की मौत भी सुसाइड नहीं बल्कि एक ब्रूटल मर्डर था। यह सुनते ही सोफिया काफी परेशान होने लगी और उसने समर को वहां से फौरन जाने के लिए कहा। पर जाने से पहले समर ने सोफिया को उसका कार्ड थमा दिया, जस्ट इन केस। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने पर सोफिया को याद आया कि मम्मी की मौत वाली रात सोफिया ने कारमाइन के हाथ पर खरोंच के निशान देखे थे और उस रात मम्मी के नेल्स भी टूटे हुए थे, इंडिकेटिंग के सारे मर्डर्स के पीछे कारमाइन फैल्कॉन का हाथ है। द बैटमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स का असली हैंगमैन सोफिया नहीं बल्कि कारमाइन है। कारमाइन के विक्टिम्स में सेलिना की मां भी शामिल है और इसने द बैटमैन मूवी में सेलिना को भी बिल्कुल ऐसे ही गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। हाँ, शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक्टर्स चेंज हो गए, बट ये दोनों कारमाइन फैल्कोन ही हैं। एनीवेज, सोफिया फौरन ऑस के साथ समर से मिलने एक सीक्रेट लोकेशन पर चली गई, जहां सबूत देखकर ये बात कंफर्म हो गई कि असली कातिल वाकई में कारमाइन ही है।
बट ऑज ने चाटुगिरी दिखाते हुए सोफिया के समर से मिलने वाली बात जाकर कारमाइन को बता दी। फैल्कॉन परिवार वाले ऑज के साथ बड़ा ही निचले दर्जे का बर्ताव करते थे, इंक्लूडिंग सोफिया, कि भाई तो ड्राइवर होकर घर के अंदर कैसे आ सकता है वगैरह। तो ऑज को भी बिग बॉस के साथ अपनी लॉयल्टी साबित करके अपना लेवल बढ़ाना था, तो उसने ग्रोथ के चक्कर में सोफिया को अंडर द बस डाल दिया। ऑज की यह हरकत सोफिया के लिए बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली थी। कारमाइन फौरन सोफिया को अपने रूम में बुलाकर उस पर चिल्लाने लगा, अरे ये तो सोफिया को अपने बिजनेस का सक्सेसर बनाने वाला था, बट खुद इसकी बेटी इसे पुलिस के हवाले करने पर तुली हुई है। सोफिया का रिएक्शन देखकर कारमाइन समझ गया कि द डैमेज हैज बीन डन। सोफिया को पता चल गया कि कारमाइन ही असली मर्डरर है, तो फिर कारमाइन ने खुद को बचाने की खातिर सोफिया को ही पुलिस के हवाले कर दिया, ये बोलकर कि सोफिया फैल्कॉन एक साइको किलर है और इसी ने गौतम की उन सारी लेडीज का मर्डर भी किया है, इंक्लूडिंग समर ग्लीसन। यस, कारमाइन ने रातों रात समर को भी मरवा दिया। कारमाइन का यह मुंह देखकर ऑज भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया था। उसे वाकई में नहीं लगा था कि कारमाइन सोफिया को आर्कम असाइलम में भिजवा देगा। बट ऑज का यह बिट्रेयल उसके बहुत काम आया। सोफिया के खिलाफ इन्फॉर्मेशन देने के बाद ऑज मानो कारमाइन का राइट हैंड बन गया और बाद में इसने खुशी से ऑज को एक क्लब और ड्रग बिजनेस का ओनर बना दिया। ऑज की तो लाइफ बन गई, बट सोफिया की जिंदगी के घोड़े लग गए। कल तक जो आलिशान महल में पार्टीज कर रही थी, वो आज आर्कम के साइको क्रिमिनल्स के बीच भर्ती है। सारे न्यूज चैनल सोफिया फैल्कॉन को हैंगमैन के नाम से पुकार रहे थे। ओरिजिनली सोफिया बस 6 महीने का इलाज कर आर्कम से बाहर आने वाली थी, बट कारमाइन ने सारे फैमिली मेंबर से झूठे बयान लिखवाए कि सोफिया बचपन से ही मेंटली अनस्टेबल है और उसे लंबे इलाज की जरूरत है। एल्बर्टो के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो सोफिया को आर्कम से नहीं निकाल पाया। सोफिया समझ गई कि अब बरसों तक आर्कम ही उसका घर है। आर्कम में सोफिया की मुलाकात पड़ोसी प्रिजन मेट मैगपाई से हुई। मैगपाई डीसी कॉमिक्स में एक साइड विलन की तरह है। मैगपाई ने ही सोफिया को ब्लिस एके इस रेड मशरूम ड्रग के बारे में बताया, जो आर्कम के कैदी बड़े ही खुशी खुशी लिया करते थे। आर्कम के करप्ट डॉक्टर वेंट्रिस ने उसके साथ ही जूलियन रश के साथ मिलकर सोफिया को शॉक वगैरह देकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। धीरे धीरे सोफिया का दिमागी संतुलन वाकई में बिगड़ने लगा। डॉक्टर वेंट्रिस ने शायद कारमाइन के कहने पर सोफिया को एक साइको प्रिजनर से बुरी तरह से पिटवा भी दिया, ताकि वो कोई एक्शन लेकर अपना पागलपन साबित कर सके। बट सोफिया फिर भी अपने बयान पर अड़ी रही कि वो बेकसूर है और यहाँ कुछ वायलेंस करके वेंट्रिस के जाल में नहीं फंसने वाली। सोफिया का यह बिहेवियर देखकर डॉक्टर जूलियन रश को उस पर बहुत तरस आ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि सोफिया वाकई में बेकसूर है, बट जूनियर होने की वजह से इसकी कोई नहीं सुनने वाला। डॉक्टर वेंट्रिस के एक्सपेरिमेंट्स ने सोफिया को अब वाकई में मेंटल डिसऑर्डर्स दे दिए। इन्हीं शॉक थेरेपीज की वजह से इसे डरावने सपने आ रहे थे कि वो भी अपनी माँ की तरह फांसी पर लटकी है, और इन्हीं सपनों से उठते वक्त सोफिया अपना इमेजिनरी फंदा निकालने के चक्कर में गला खरोच लेती थी। आर्कम ने धीरे धीरे अब सॉफ्ट सोफिया को एक हार्डन्ड किलर बना दिया। इसे शक हुआ कि शायद उसकी दोस्त मैगपाई भी डॉक्टर वेंट्रिस के साथ मिली है, तो सोफिया ने बिना कुछ सोचे समझे मैगपाई का सर फोड़कर उसे मार दिया। सोफिया का शायद फर्स्ट मर्डर। ये देखकर बाकी इनमेट्स भी समझ गए कि भाई इसके नाद को नहीं लगने का। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। होश आते ही सोफिया ने देखा कि वो डॉक्टर जूलियन रश के घर में पड़ी है। एज यूजुअल ये बंदा चिपक के मौके का फायदा उठा रहा था। अपेरेंटली बरसों पहले कुछ दिनों बाद ही जूलियन ने आर्कम वाली जॉब छोड़ दी थी, बट उसके बाद आए कई डॉक्टर्स ने सोफिया पर उनके एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे। यही हमें पता चला कि सोफिया 10 साल तक आर्कम में कैद थी। बाद में एल्बर्टो ने जूलियन की मदद से किसी तरह सोफिया को आर्कम से आजाद कर दिया, इसीलिए ये घूम फिर कर इसी के पास आती है। बट फिर भी सोफिया को जूलियन पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि 10 साल से ये मर्द लोग लगातार सोफिया का भरोसा तोड़ते आए हैं। अब बस बहुत हुआ। फिर सोफिया किलर येलो गाउन पहनकर फैल्कॉन मैंशन में फैमिली डिनर अटेंड करने चली गई, जहां सोफिया ने खड़े होकर सबको उसकी करंट सिचुएशन का जिम्मेदार ठहराया। बचपन में इनके साथ पल बढ़ने के बावजूद भी इन सब ने सोफिया के खिलाफ झूठे बयान देकर उसे आर्कम में बंद करवा दिया। सबने सोफिया का दिल इक्वली दुखाया है। यहाँ सोफिया ने फिर से एक बार कहा कि वो बेकसूर है। फिर सबको याद दिलाने इसने हैंगमैन के विक्टिम्स के नाम भी लिए, ताकि ये सारी आखिरी बार विक्टिम्स के नाम सुन सके। लूका और जॉनी पेशेंटली टेबल पर बैठे गुस्से में सोफिया की बकबक सुन रहे थे। बट डोंट वरी, सोफिया ने सबसे वादा किया कि कल सुबह होते ही वो एक नए जिंदगी की शुरुआत करेगी। फिर किसी को भी सोफिया की चिंता करने की जरूरत नहीं। डिनर के बाद सोफिया सिगरेट पीने एल्बर्टो के रूम में चली गई, जहां रात को जॉनी विटी सोया करता है।
सिगरेट फेंकने के बाद सोफिया ने जानबूझकर रूम की खिड़की खुली छोड़ दी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सोफिया कार्ला की बेटी जिया को लेकर बाहर फार्म हाउस में चली गई। आज रात ये दोनों यहीं सोएंगे। सुबह होते सोफिया गैस मास्क पहनकर मैंशन के अंदर चली गई। यस, इसने सेंट्रलाइज एसी से कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई जहरीली गैस छोड़कर अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मौत की नींद सुला दिया, सिर्फ जॉनी विटी को छोड़कर, क्योंकि ये बंदा इसके काम आएगा। इसीलिए सोफिया ने इसके रूम की खिड़की खुली छोड़ी थी। फिर सोफिया गन लेकर जॉनी विटी को धमकाने उसके रूम में चली गई। और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5। नाडिया मरोनी से जान बचाकर भागने के बाद ऑज ने विक्टर के साथ मिलकर उसकी फेवरेट पर्पल मजेराटी को आग लगा दी। एंड ऑफ एन एरा, इंडिकेटिंग ऑज के लिए अब एक नया दौर शुरू होने वाला है, जहां वो एक साइड विलन से मेन बॉस बनने जा रहा है। विक्टर भी अब पूरी तरह से क्रिमिनल वर्ल्ड में घुस चुका है। उसे अब जल्द से जल्द ऑज के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना था। माना कि विक्टर की गाड़ी क्रैश करने की वजह से ऑज की फेवरेट मजेराटी की बैंड बच गई, बट ऑज विक्टर के लॉयलिटी से काफी खुश था। विक्टर जैसे दोस्त के लिए तो ऑज ऐसे कई गाड़ियों को आग लगा देगा। फिर ऑज ने अपने कुछ पुराने कनेक्शंस के साथ मिलकर सैल मरोनी के बेटे ताज को किडनैप करने का प्लान बनाया, ताकि वो ताज के बदले सैल और नाडिया से अपने मशरूम्स वापस ले सके। ताज एक भोंदू बिगड़े हुए बच्चे की तरह अपनी क्रिमिनल लाइफ को टिकटॉक पर पोस्ट किया करता था। बस इन्हीं टिकटॉक वीडियोस को फॉलो करते हुए ऑज ने एक टैटू पार्लर में घुसकर ताज को पकड़ लिया। ताज ने यहां से भागने की पूरी कोशिश की, बट समय रहते विक्टर ने उसे दबोच लिया। ऑज ताज को लेकर ईव के घर चला गया। ईव को इस माफिया बॉसेस के वॉर का पार बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब ऑज जबरदस्ती उसे फायरिंग रेंज में लेकर आ गया। ऑज ने उससे वादा किया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। एक बार उसने ताज को यूज करके अपने मशरूम्स वापस ले लिए, फिर उसे गौतम पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। तभी टीवी पर न्यूज आई कि गैस लीक में सोफिया फैल्कोन की पूरी फैमिली मारी गई। यह देखकर ऑज समझ गया कि यह काम पक्का सोफिया का ही होगा। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सोफिया ने ऑलरेडी लूका को ऑज के रास्ते से हटा दिया। बस अब मरोनीज बच गए हैं, उन्हें ऑज संभाल लेगा। ऊपर से तो ऑज बड़ा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, पर अंदर ही अंदर उसे सोफिया से पंगा लेने का डर भी खाए जा रहा था। द बैटमैन मूवी का पुलिस चीफ मैकेंजी बॉक्स सोफिया से पर्सनली पूछताछ करने चला गया। मैकेंजी को पूरा डाउट है कि फैल्कॉन जैसी खतरनाक फैमिली मामूली गैस लीक में नहीं मर सकती। इसके पीछे पक्का सोफिया का हाथ है, पर सबूत के बिना मैकेंजी सोफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बातों बातों में सोफिया ने मैकेंजी को जता दिया कि वो भी अपने फैमिली से कम खतरनाक नहीं। सोफिया और जिया को छोड़कर बस जॉनी विटी एक ऐसा फैमिली मेंबर है जो जिंदा बच गया था। अपेरेंटली हादसे के बाद जॉनी कहीं गायब हो गया, तो पुलिस सोफिया को छोड़कर जॉनी की तलाश में लग गया। फिर हमें पता चला कि सोफिया ने जॉनी विटी को उनके प्राइवेट फैमिली कब्रिस्तान में बांध के रखा है। सोफिया को जॉनी से कार्माइन के छुपाए काला पैसा चाहिए था, ताकि उसकी मदद से वो अपनी नई गैंग स्टार्ट कर सके। बट जॉनी विटी को अच्छे से पता था कि कैश मिलते ही सोफिया उसे ठिकाने लगा देगी। पहले तो जॉनी ने बड़ा ही बैडएस बनने की कोशिश की, पर आखिरकार उसने सोफिया के टॉर्चर्स के आगे घुटने टेक दिए। यहीं पर जॉनी ने सोफिया को एक शॉकिंग न्यूज बताई कि मरने से पहले सोफिया की मां इजाबेला कार्माइन को छोड़कर जाना चाहती थी। इसीलिए कार्माइन ने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया, और इजाबेला को कार्माइन से फर्स्ट टाइम जॉनी विटी ने ही मिलवाया था। उसके बाद ही वो दोनों डेटिंग वगैरह करने लगे। तो कहीं ना कहीं जॉनी भी खुद को इजाबेला की मौत का जिम्मेदार मानता है। इजाबेला की मौत वाली रात जॉनी बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, उसे सिटी से बाहर भगाने, पर अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही कार्माइन ने इजाबेला का काम तमाम कर दिया। जॉनी सोफिया और एल्बर्टो को भी इजाबेला की मौत का जिम्मेदार मानता था, क्योंकि अपेरेंटली अपने बच्चों की खातिर इजाबेला बार बार कार्माइन के पास वापस चली जाती, बट अनफॉर्चुनेटली अब काफी देर हो चुकी है। सोफिया को जॉनी की हमदर्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे तो पैसा चाहिए। पैसा मिलते ही सोफिया जॉनी को भी अपनी गैंग में नया रोल दे देगी। ये सुनते ही जॉनी फाइनली इसकी मदद करने के लिए मान गया। ऑज मरोनी से मिलने जेल में चला गया, जहां उसने सैल और नाडिया को साफ साफ बता दिया कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे बदले में सारे मशरूम्स चाहिए। अपने बेटे की जान बचाने की खातिर मरोनीस ये लेन देन के लिए मान गए। बट जेल से वापस आते वक्त ऑज ने करप्ट गार्ड को
सैल का मर्डर करने की सुपारी दे दी। मशरूम और ताज के लेन देन वाले मीटिंग में नादिया ने ऑज को मारने की पूरी प्लानिंग करके रखी थी। बट इस सिचुएशन में ऑज मरोनी से एक कदम आगे निकला। ताज को नादिया के हवाले करने से पहले ऑज ने उसके मुंह पर पट्टी बांधकर ताज को फ्लेमेबल लिक्विड में भिगो दिया था। ताज के नादिया के पास पहुंचते ही ऑज ने दोनों माँ बेटे को जिंदा जला दिया। ऑज सामने खड़ा दोनों को जलते हुए देखकर मजे ले रहा था, इंडिकेटिंग कि ऑज एक्चुअल में किस लेवल का मॉन्स्टर है। बट तभी आग से फायर अलार्म ट्रिगर हो गया और पानी में ऑज के ऑलमोस्ट सारे मशरूम्स खराब हो गए। ट्रक के ढेर में सिर्फ 2 बकेट मशरूम से अच्छे थे, बाकी सब वेस्ट। ये देखकर ऑज खुद से काफी गुस्सा था। काश वो फायर अलार्म के ट्रिगर होने से पहले ही वहां से भाग जाता, बट नहीं, इसे तो मरोनीज का बारबेक्यू देखना था। पर ऑज का बुरा टाइम अभी खत्म नहीं हुआ। इसका सैल मरोनी को मरवाने वाला प्लान भी बुरी तरह से फेल हो गया और जख्मी मरोनी उल्टा गार्ड को मारकर ही जेल तोड़कर भाग गया। मरोनी ने गार्ड के फोन से ऑज को कॉल करके बताया कि वो जल्दी ऑज की बैंड बजा देगा। मामले को और बिगाड़ने ऑज ने मरोनी से कहा कि पहले अपने बीवी बच्चे का हाल चेक करो, बाद में मेरे पीछे आना। फिर ऑज ने हड़बड़ाकर विक्टर को कॉल लगाया, जो कि ऑज के कहने पर फ्रांसिस को क्राउन पॉइंट लेकर गया था। विक्टर ने ऑज को बताया कि फ्रांसिस एकदम ठीक है, बट क्राउन पॉइंट के टूटे फूटे अपार्टमेंट्स देखकर फ्रांसिस को उसके पुराने दिनों के फ्लैशबैक्स आने लगे। बचपन में ऑज की फैमिली पास में ऐसे ही अपार्टमेंट में रहा करते थे। फ्रांसिस को उस लाइफ में वापस जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट अब क्या कर सकते हैं। विक्टर किसी तरह स्क्विड से छुपते छुपाते फ्रांसिस को ऊपर अपार्टमेंट में लेकर आया था, बट एकदम लास्ट मोमेंट पर स्क्विड ने उसे देख लिया था। यह बंदा शायद आगे कोई गड़बड़ करने वाला है। न्यूज पर फाल्कन परिवार का मास मर्डर देखकर जूलियन रस समझ गया कि यह काम पक्का सोफिया ने किया है। वो फौरन सोफिया से मिलने उसके घर चला गया। जूलियन ने सोफिया को बताया कि उसके फ्यूचर मिशन में इसे भी सोफिया का साथ देना है। सरप्राइजिंगली सोफिया भी जूलियन को अपना पार्टनर बनाने के लिए मान गई। फिर सोफिया अपनी माँ इजाबेला जिगांटे की गाउन पहनकर नीचे सबसे मीटिंग करने चली गई। इस मीटिंग में जॉनी विटी भी फुल सूट बूट पहनकर इसके साथ था। सरप्राइजिंगली सोफिया ने बेझिझक सबके सामने बता दिया कि हाँ, इसी ने अपनी फैमिली को मारा है और आज से इस घर में कोई भी लूका या कार्माइन फैल्कॉन का नाम नहीं लेगा। कार्माइन फैल्कॉन की लीगेसी इधर ही खत्म होती है। आज से इस घर और गॉथम पर सोफिया जिगांटे का राज होगा और ये लोग भी सोफिया को मिस फैल्कॉन की बजाय मिस जिगांटे कहकर पुकारें। इतना ही नहीं, सोफिया ने सबको बताया कि वो जल्द ही मेरोनीज से हाथ मिलाकर इनकी पुरानी दुश्मनी खत्म करने वाली है। यह सुनते ही जॉनी विटी ने सोफिया को सबके सामने टोकने की कोशिश की, बट तभी सोफिया ने सीधा जॉनी विटी का भेजा उड़ा दिया, इंडिकेटिंग कि आज से अगर कोई मिस जिगांटे के खिलाफ बोला तो उसका भी यही हाल होगा और सोफिया की नई जिगांटे गैंग में सबको इक्वल शेयर भी मिलेगा। यह बोलकर सोफिया ने कार्माइन का कैश सब में बांट दिया। पैसा देखते ही सारे समझ गए कि मैडम का साथ दोगे तो पैसा छापोगे। फैमिली बिजनेस पर कब्जा करने के बाद सोफिया सीधा सैल मरोनी से मिलने चली गई। सोफिया ने सैल के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार ऑज है। फिर दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाले लॉजिक को फॉलो करते हुए सैल मरोनी सोफिया जिगांटे के साथ काम करने के लिए मान गया। ऑज यू को अपने साथ लेकर क्राउन पॉइंट जाने वाला था, पर तभी यू ने ऑज के साथ सॉफ्ट ब्रेकअप कर लिया। बस अब बहुत हुआ, उसे ऑज के डेंजरस गैंग वॉर का पार्ट नहीं बनना था। वो जहां है वहीं सेफ है। फिर ऑज अपना टूटा हुआ दिल लेकर अकेला ही क्राउन पॉइंट चला गया। ऑज ने उसके माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा, बट अब तो फ्रांसिस को भी ऑज पर भरोसा नहीं रहा। फ्रांसिस ने ऑज को ताना मारते हुए कहा कि आखिर वो कैसा बेटा है जो अपनी माँ को भी सुरक्षित नहीं रख सकता। यह सुनते ही ऑज अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने जिंदगी के 2 पसंदीदा औरतों का भरोसा हारा है। यही हमें पता चला कि ऑज के भाई शायद बचपन में यही किसी लोकल हादसे में मारे गए थे। द सिटी टुक देम। क्राउन पॉइंट आते वक्त फ्रांसिस अपने साथ बच्चों की कुछ पुरानी चीजें भी लेकर आई थी। उन्हीं चीजों को चेक करते वक्त ऑज का ध्यान इस ट्रॉली टोकन पर गया। तो बरसों पहले क्राउन पॉइंट में अंडरग्राउंड ट्रॉलीज चला करते थे, बट बाद में करप्ट पॉलिटिशियंस ने पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें बंद करवा दिया। ट्रॉली टोकन को देखते ही ऑज को एक जबरदस्त आइडिया आया। वो फौरन विक्टर को अपने साथ लेकर एक अबैंडन्ड अंडरग्राउंड ट्रॉली टनल में चला गया, जिसे करंट टाइम के लोग पूरी तरह से भुला चुके थे।
टनल के अंदर का एरिया देखते ही ऑज समझ गया कि ये उनके नए क्रिमिनल एम्पायर को स्टार्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट लोकेशन है, और नीचे का अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट ब्लिस मशरूम्स के पनपने के लिए भी एकदम बढ़िया जगह है। तो अब ऑज भी बैटमैन की तरह ही सबके नाक के नीचे टनल्स में अपना नया बेस बनाएगा। बैटमैन ने सबवे स्टेशन में बैठ के वो बना दिया, तो पेंगुइन ने ट्रॉली टनल में। लगातार एक के बाद एक हार का सामना करने के बाद अब फाइनली ऑज को एक पॉजिटिव उम्मीद की किरण नजर आई, और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6। गौथम सिटी में धीरे धीरे विंटर सीजन्स के साइंस नजर आ रहे थे। बर्फ में गिरा हुआ गौथम द बैटमैन 2 के प्लॉट का मेन हिस्सा होने वाला है। हो सकता है कि बैटमैन 2 का मेन विलन शायद मिस्टर फ्रीज हो। एनीवेज, बैक टू द पेंगुइन। ऑज ने उसकी नई पेंगुइन केव में ब्लिस के बस 2 बकेट से अब पूरा ड्रग एम्पायर खड़ा कर दिया। देख के लग रहा था कि बस अब कुछ ही दिनों में ऑज गौथम का नया ड्रग लॉर्ड बन जाएगा। अंडरग्राउंड ट्रॉली टनल्स नेटवर्क के जरिए ऑज के आदमियों ने धीरे धीरे ब्लिस को शहर के हर एक कोने में पहुंचा दिया। ऑज को भी उसके गॉडफादर फिगर रेक्स कैलेबी की तरह गैंगस्टर बनना था, जो कि क्रिमिनल होने के बावजूद भी अपनी लोकल जनता का पूरा ध्यान रखता था। ऑज ने विक्टर को बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन दूसरे लोग भी अपने बच्चों को ऑज और विक्टर की कहानियां सुनाएंगे। तभी विक्टर ने ऑज को खबर दी कि ब्लिस की डिलीवरी करके वापस आते वक्त सोफिया के कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे थे, बट विक ने समय रहते अंडरग्राउंड टनल में घुसकर उनसे पीछा छुड़ा लिया। सोफिया और सैल मेलोनी का डर विक को बड़ा खाए जा रहा था, पर ऑज को इस बात से कोई टेंशन नहीं था। ऑज का मानना है कि जब तक वो फेयर बिजनेस करके अपनी साथियों और क्राउन पॉइंट की जनता को खुश रखेंगे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऑज ने अपने साथियों की वफादारी डर से नहीं बल्कि उन्हें भर भर के पैसा दे के जीती थी। जब तक उन्हें पैसा मिलता रहेगा, इनका साथ कोई नहीं छोड़ने वाला। बेसिकली ऑज को भी रेक्स कैलेबी की तरह पीपल प्लीजर बनना था, ताकि लोग जेन्युइनली उसकी रिस्पेक्ट करें। दूसरी तरफ जिगांटे मैंशन में सोफिया जूलियन के साथ मस्त बीडीएसएम करने में लगी हुई थी। जूलियन को बांध काट कर उसके मजे लेने के बाद सोफिया बाहर खाना खाने चली गई। जाने से पहले जूलियन ने सोफिया को बताया कि वो आर्खम में सीखे स्पेशल मेथड्स की मदद से सोफिया की ऑज को टॉर्चर करने में मदद कर सकता है। बाहर सैल दोनों के लिए डिनर बना रहा था, मेरोनेस की स्पेशल फैमिली रेसिपी। खाना खाते वक्त सैल को फिर से एक बार नाडिया और एल्बर्टो की याद आई, क्योंकि ये डिश दोनों को बहुत पसंद थी। यही सोफिया ने सैल को बताया कि उनके एक आदमी ने विक्टर को ब्लिस ड्रग डिलीवर करते हुए देखा था, बट फिर अचानक से विक्टर कहीं गायब हो गया। सैल ने सोफिया को वार्निंग दी कि वो लोग ऑज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। माना कि इनके पास अब भी ट्रायड्स का सपोर्ट है, बट अगर ऑज ने लोकल गैंग्स को अपनी बातों में बहलाकर बोतल में उतार लिया तो ट्रायड्स के साथ साथ इनका सारा ड्रग मार्केट भी इनके हाथ से निकल जाएगा। तो फिर सोफिया ने प्लान बनाया कि वो ऑज को सबक सिखाने उसके साथियों से बदला लेंगे, ताकि आगे कोई भी ऑज के साथ काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। फिर हमने देखा कि ऑज ने उसका बिजनेस तो किसी तरह से बचा लिया, पर ऑज की फैमिली कंडीशन अब भी बहुत ही ज्यादा खराब है। क्राउन पॉइंट में बिजली न होने की वजह से बेचारी फ्रांसिस ढंग से गाना भी नहीं सुन पा रही थी। फ्रांसिस की दिमागी कंडीशन अब धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रही थी। विक्टर ने फ्रांसिस की अनाप शनाप बातों में हाँ मिलाते हुए उसकी मदद करने की कोशिश की, बट ये देखकर ऑज काफी गुस्सा हो गया। ऑज को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई बाहर का पर्सन इसके फैमिली मैटर में ना कड़ाए। अपनी फैमिली को लेकर ऑज की इनसिक्योरिटीज देखकर विक भी थोड़ा चौंक गया। तभी ऑज को खबर मिली कि जिगांटे गैंग ने ऑज के साथी सुलिवन गैंग के कुछ मेंबर्स को मार के उनके बॉडीज पब्लिक डिस्प्ले पर लटका दिए थे। मरे हुए गैंग मेंबर्स ऑज के कहने पर ब्लिस का बिजनेस कर रहे थे, और उनके कटे हुए थंब इस बात की साफ निशानी है कि यह मैसेज सीधा ऑज के लिए था। सोफिया का यह वायलेंट तरीका मानो काम कर गया। सलिवन गैंग के लीडर ने ऑज को कॉल करके बताया कि अब वो इसके साथ काम नहीं कर सकता। फिर सोफिया की इस हरकत का बदला लेने ऑज ने एक नया जीनियस प्लान बनाया। फिर ऑज ने सबको बताया कि जितना ब्लिस बचा है वो जाकर सारे शहर में फ्री में बांट दो, ताकि फ्री का माल लेकर एडिक्ट्स में ब्लिस ड्रग की डिमांड बढ़ जाए, और एक बार डिमांड बढ़ गई तो बाकी गैंग मेंबर्स झक मार के इसके पास आएंगे। सोफिया और सैल अपने पावर से ऑज को धमका तो सकते हैं, बट वो कभी भी ऑज के ग्राउंड लेवल नॉलेज का सामना नहीं कर सकते। ऑज की इस अनलिमिटेड फ्री डेटा वाली स्कीम के बारे में पता चलते ही सोफिया गुस्से में पागल हो गई। बस अब बहुत हुआ, उसे अब कुछ बड़ा करना था। फिर सोफिया और सैल ऑज के घर की तलाशी लेने चले गए, जहां उन्हें ऑज के भाइयों की फोटो मिली। सोफिया ने सैल को बताया कि ऑज के दोनों भाई और माँ बरसों पहले गुजर गए हैं।
उनमें से अगर कोई अभी जिंदा होता तो ये उसे मारकर ऑज से बदला ले लेते, बट अनफॉर्चुनेटली ऑज के पास अभी कोई अपना सगा नहीं बचा। एटलीस्ट इन्हें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ऑज ने फ्रांसिस के जिंदा होने वाली बात सोफिया से छुपाए रखी थी। जब सैल बाहर लिविंग रूम में तोड़फोड़ मचा रहा था, तब सोफिया बेडरूम की तलाशी लेने चली गई। बेड साइड ड्रॉअर चेक करते वक्त सोफिया को वहां ईयू के अंडरगारमेंट्स मिले। चलो, कोई तो ऐसा मिला जिसे मारकर ये शायद ऑज को परेशान कर सकते हैं। फिर सोफिया ईयू की तलाश में निकल पड़ी। ईयू को भी पता था कि सोफिया इसके पीछे पड़ने वाली थी, तो उसने रॉक्सी से सेटिंग लगाकर खुद ही सोफिया को अपने घर बुलवा लिया। ईयू को लगा था कि सोफिया एके हैंगमैन उसे देखते ही मार देगी। ईयू नहीं चाहती थी कि सोफिया ईयू का गुस्सा बाकी लड़कियों पर निकाले, इसीलिए उसने सोफिया को अकेले में अपने घर बुलवा लिया। पर तभी सोफिया ने इसे एक शॉकिंग न्यूज बताई कि वो हैंगमैन नहीं है, सारे मर्डर्स कारमाइन फैल्कॉन ने किए हैं। कारमाइन के विक्टिम्स में ईयू की कुछ लड़कियां भी शामिल थी, और ऑज को अच्छे से पता था कि असली हैंगमैन कारमाइन है। तो ये सब पता होने के बावजूद भी ऑज ने ईयू को धोखे में रखकर कारमाइन का साथ दिया था, यानी ऑज किसी का सगा नहीं है। इतना बोलकर सोफिया ईयू को बिना मारे ही उसके घर से बाहर जाने लगी। ऑज का असली रूप सामने आते ही ईयू ने जाने से पहले सोफिया को उसकी लोकेशन बता दी कि ऑज फिलहाल क्राउन पॉइंट में छुपा हुआ है। फिर हमने देखा कि फ्रांसिस का डिमेंशिया अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। ऑज ने घर जाकर देखा कि फ्रांसिस शायद पूरी रात बाथ टब के ठंडे पानी में पड़ी हुई थी। फ्रांसिस से अब ये टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने ऑज को साफ साफ बता दिया कि वो बाकी मेंटल पेशेंट्स की तरह अपना पूरा दिमागी संतुलन खोना नहीं चाहती। फ्रांसिस को उसकी डिग्निटी अपने जान से भी ज्यादा प्यारी है। फ्रांसिस ने ऑज से वादा लिया कि अगर उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हुई तो ऑज उसे मारकर इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। यह सुनकर ऑज पूरी तरह से टूट गया, बट फिर भी किसी तरह अपने इमोशंस पर काबू पाकर ऑज ने फ्रांसिस की ये शर्त मान ली। दूसरी तरफ स्क्विड ने विक को धमकी दी कि अगर उसने स्क्विड को भी ऑज के बिजनेस में शामिल नहीं किया तो वो सारी खबर जाकर ऑज के दुश्मनों को दे देगा। विक ने स्क्विड को पैसा खिलाकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, बट नहीं, स्क्विड को तो ब्लिस बिजनेस का पार्ट बनना था। पहले तो इस सिचुएशन में विक ऑज की मदद लेने वाला था, पर बाद में उसका मूड देखकर विक ने डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम वो खुद ही हैंडल करेगा। फिर विक ने स्क्विड को एक सुमसाम इलाके में बुलाकर उसे गोली मार दी। स्क्विड को अपने सामने दम तोड़ता देख विक का जबरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, पर उसे अब अच्छी तरह से पता था कि नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। विक्टर अब पूरी तरह से 100% क्रिमिनल दुनिया में घुस चुका है। पेंगुइन केव में वापस आने के बाद विक के एक्सप्रेशंस देखकर ही ऑज समझ गया था कि वो हाल ही में स्क्विड को टपका कर आया है। ऑज ने विक को समझाते हुए कहा कि डोंट वरी, पहला मर्डर ऐसा ही फील होता है, धीरे धीरे विक को इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर ऑज सीधा काउंसिलमैन हेटी से मिलने चला गया। याद है ना, ऑज ने हेटी के खिलाफ मिले सबूत भेजकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, बट हेटी ने ऑज को कारमाइन का साइड गुंडा समझकर इग्नोर कर दिया था। फिर ऑज ने हेटी की नाक में प्लायर घुसेड़कर उसे समझाया कि कारमाइन का टाइम अब खत्म हुआ। भलाई इसी में है कि वो अब ऑज को भी थोड़ा सीरियसली ले ले। अगर हेटी ने जल्द से जल्द क्राउन पॉइंट का इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो वो सारे सबूत मीडिया में रिलीज कर देगा। अपनी इज्जत और नाक बचाने की खातिर हेटी ने ऑज की ये शर्त मान ली। फिर ऑज यहाँ से निकलकर एक स्पेशल गैंग मीटिंग अटेंड करने चला गया। ऑज ने गौथम के सारे लोकल गैंग्स को एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए जमा किया था, जिसमें शामिल है ट्रायड, सुलिवंस, द मासेस और लो बॉयज। ऑज ने सबको बियर थमाकर बताया कि आज की रात वो एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं। ऑज चाहता है कि ये सारे गैंग्स जिगांटेज और मरोनीज जैसे बिग क्राइम फैमिलीज के अगेंस्ट जाकर ऑज को ज्वाइन कर ले। हिस्ट्री गवाह है कि ये महलों में रहने वाले बड़े माफिया बॉसेस इन छोटे गैंगस्टर्स को बिल्कुल भाव नहीं देते। अगर इन्हें उन गैंग मेंबर्स की मदद करनी ही होती तो ऑज को सबक सिखाने वो बेवजह सुलिवंस के मेंबर्स को नहीं मारते। ऑज ने सबसे वादा किया कि अगर इसके साथ रहोगे तो सबको बराबर इज्जत और पैसा मिलेगा, नो भेदभाव। ऑज खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से आया है, तो उसे अंडरडॉग होने के बारे में सब कुछ पता है। पहले तो सबको ऑज की बात पर थोड़ा डाउट था। अपनों को धोखा देना ऑज की मानो स्पेशलिटी है, बट फिर भी ऑज की बातों में दम तो है। सैन और जिगांटेस का साथ देकर इन्हें क्या नया मिलेगा? ये लोग फिर से उसी पुरानी घिसी पिटी हसल वाली जिंदगी में घुस जाएंगे। पर अगर ऑज का साथ दिया
तो सारे गौतम पर इक्वली राज करने का चांस मिलेगा। तो सबने लीप ऑफ फेथ लेकर बियर कैंस ओपन करते हुए ऑज का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह बस एक मीटिंग ने ऑस्कॉप को एक हसलर से गौतम सिटी का नया अंडरग्राउंड किंगपिन बना दिया। I mean, ऑलमोस्ट, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तभी क्राउन पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ गई, इंडिकेटिंग कि ऑज का हेटी को धमकाना काम कर गया। पावर के वापस आते ही फ्रांसिस और विक्टर रिकॉर्ड प्लेयर चालू करके खुशी में डांस करने लगे। फ्रांसिस खुशी के मारे चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि आखिर उसके बेटे ऑज ने कर दिखाया। ऑज डिड इट। बट ये नहीं जानते थे कि सोफिया ऑज को ढूंढते हुए इनके घर तक पहुंच गई है। सोफिया हाथ में क्रोबार लेकर दरवाजे में खड़ी फ्रांसिस और विक को डांस करते हुए देख रही थी। फ्रांसिस की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये ऑज की मम्मी है, यानी सोफिया को फाइनली अब ऐसा पर्सन मिल गया जिसे मारकर वो ऑज से बदला ले सकती है। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। ऑज के बचपन की कहानी। हमने देखा कि ऑज उसकी सिंगल मदर और 2 बड़े भाइयों के साथ एकदम मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा था। ऑज की माँ फ्रांसिस लोकल गैंगस्टर रेक्स के लिए काम करती थी। ये वही रेक्स है जिसके बारे में ऑज ने विक्टर को बताया था। यही हमें पता चला कि ऑज को उसकी माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव है। I mean, एकदम ही अनहेल्दी टाइप का लगाव। फ्रांसिस भी ऑज की फिजिकल कंडीशन की वजह से उसे थोड़ा ज्यादा लाड प्यार करती थी, बट फिजिकली चैलेंज होने की वजह से ऑज के भाई जैक और बेनी उसकी काफी खींचातानी किया करते थे। ऑज की अपनी माँ को लेकर जबरदस्त इनसिक्योरिटीज भी थे। इन शॉर्ट, ऑज को अपने भाइयों से काफी जलन होती थी कि ये दोनों भाई एक दिन हट्टे कट्टे बनकर उसकी माँ का ख्याल रखेंगे और ऑज शायद हमेशा इन पर बस एक बोझ बनकर रह जाएगा। जैक और बेनी ऑज को जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले गए। ऑज को घर बैठकर अपनी मम्मी के साथ मूवी देखनी थी, पर माँ के समझाने के बाद वो भी दोनों भाइयों के साथ बाहर चला गया। फिर ये तीनों फ्रांसिस के दिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रेक्स को थमाकर ट्रॉली टनल्स में टैग का गेम खेलने चले गए, यानी एक तरह की छुपन छुपाई। इस वक्त बाहर बारिश हो रही थी। फिर ऑज की और खींच ने जैक और बेनी जानबूझकर सीढ़ी के जरिए टनल के नीचे उतर गए। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि ऑज को अपनी कंडीशन की वजह से सीढ़ी उतरने में प्रॉब्लम होगी। बस उनकी इसी बात से गुस्सा होकर ऑज ने दोनों भाइयों को टनल में बंद कर दिया और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया, ये जानते हुए भी कि बारिश की वजह से शायद टनल में पानी भर जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैक और बेनी पानी भरने की वजह से टनल में डूबकर मर गए और ऑज बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप घर जाकर फ्रांसिस के साथ मूवी देखने लगा। ऑज ने फ्रांसिस को बताया कि ये दोनों भाई उसको छोड़कर कहीं दूसरी तरफ निकल गए। ऑज अगर चाहता तो समय रहते फ्रांसिस को सच बताकर अपने भाइयों की जान बचा लेता, लेकिन उसने जानबूझकर जेलसी और गुस्से की आड़ में दोनों भाइयों को मरने दिया। और बाय द वे, ये वही टनल है जिसमें प्रेजेंट टाइम वाले ऑज ने विक्टर के साथ मिलकर अपना ब्लिस एम्पायर खड़ा किया है। यानी आप सोच सकते हो कि ऑज किस लेवल का मॉन्स्टर है। इन सिक्योरिटीज के चक्कर में अपने सगे भाइयों को ही मार दिया। और इस बच्चे ने नन्हे ऑज का रोल क्या कमाल प्ले किया है भाई, एकदम डिक्टो। कॉलिन फेरेल को तो भर भर कर अवार्ड्स मिलने ही चाहिए, बट साथ ही साथ ये बच्चा भी एक अवार्ड डिजर्व करता ही है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। क्राउन पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी वापस आते ही ऑज खुशी खुशी अपनी मम्मी से मिलने चला गया, बट तभी उसने देखा कि घर में विक्टर बेहोश पड़ा है और फ्रांसिस का कोई अता पता नहीं। होश आते ही विक ने ऑज को बताया कि फ्रांसिस को सोफिया ने किडनैप कर लिया है। कुछ देर बाद ही यहाँ पर सैल मरोनी भी आ गया। ऑज ने समय रहते विक को बाकी गैंग मेंबर्स के पास भेज दिया ताकि ये फटाफट बंदे इकट्ठा करके टनल्स में चला आए। सैल मरोनी ने ऑज को कूट कर उससे ब्लिस के सीक्रेट लोकेशन के बारे में पूछा। ऑज समझ गया था कि इस सिचुएशन में सोफिया और सैल का पलड़ा भारी है। उसके पास सैल को टनल्स में ले जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रॉली स्टेशन पहुंचते ही सैल का ध्यान भटकाने ऑज उसे नाडिया और ताज का नाम लेकर उकसाने लगा। ऑज का ये प्लान काम कर गया। सैल के गुस्से से डिस्ट्रैक्ट होते ही ऑज के एक आदमी ने टनल की बत्तियां बुझा दी। फिर ऑज और सैल अंधेरे में एक दूसरे से लड़ने लगे। देख के लग रहा था कि सैल ऑज को हरा देगा, पर तभी अचानक सैल को शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो नीचे गिरकर मर गया। सैल जैसे बैड एस गैंगस्टर के लिए काफी अंडरवेलमिंग टाइप की मौत। ये देखकर ऑज भी काफी डिसअपॉइंटेड हुआ, बट सैल के मरने के बाद ऑज ने उसकी बॉडी को गोलियों से भून दिया
ताकि वो अपने लोगों के सामने सैल को मारने का क्रेडिट ले सके। सैल को मारने के बाद ऑज ने उसकी पिंकी रिंग छीनकर खुद पहन ली। दूसरी तरफ सोफिया फ्रांसिस को ब्रेक करने में लगी हुई थी, बट तभी फ्रांसिस को अचानक दिमागी दौरा पड़ा और वो फिर से अपने फ्लैशबैक टाइम में पहुंच गई, जैक और बेनी की मौत वाली रात। फ्रांसिस में हुए इस अचानक बिहेवियरल चेंजेस को देखकर सोफिया को एक नया आइडिया आया। ये अगर फ्रांसिस को फिजिकली ब्रेक नहीं कर सकती तो अब मेंटली करेगी। तभी जूलियन ने सोफिया को बताया कि ये जिया इनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। जिया पुलिस को बताने वाली थी कि फैल्कोन्स के मास मर्डर में सोफिया का हाथ है। ये सुनते ही सोफिया सीधा जिया से मिलने चली गई। पहले तो सोफिया ने इसे समझाने की कोशिश की कि इसने उसकी माँ को नहीं मारा, बट तभी जिया ने इसे बताया कि उसने सोफिया के बैग में रखे गैस मास्क को देख लिया था, इंडिकेटिंग कि जिया को अच्छे से पता है कि ये काम सोफिया का ही था। फिर सोफिया ने जिया को टाइट हक करके बताया कि उसके माँ बाप और सारे के सारे फैल्कोन्स निहायत ही बुरे लोग थे और सोफिया ने उनके साथ जो कुछ भी किया वो फैल्कोन्स डिजर्व करते हैं। पर तभी सोफिया का ध्यान जिया के हाथ पर गया। डिप्रेशन और ट्रॉमा की वजह से जिया खुद को हार्म पहुंचा रही थी और यही सोफिया को रियलाइज हुआ कि वो भी शायद जिया के साथ वही करने जा रही है जो कारमाइन फैल्कोन ने सोफिया के साथ किया था, यानी नेक्स्ट लेवल की गैस लाइटिंग। ये समझ आते ही सोफिया को जबरदस्त पैनिक अटैक्स आने लगे, बट जूलियन ने सोफिया को समझाया कि वो उसके बाप जैसी नहीं है। सोफिया के कहने पर जूलियन फ्रांसिस को उसकी स्पेशल रेड लाइट थेरेपी से हिप्नोटाइज करने लग गया। सोफिया को अब जल्द से जल्द ऑज से बदला लेना था, पर तभी ऑज ने सैल के फोन से सोफिया को कॉल करके बताया कि उसने सैल को मार दिया है। ऑज ने सोफिया को ऑफर दिया कि वो फ्रांसिस के बदले सारा ब्लिस एम्पायर सोफिया के हवाले कर देगा। ऑब्वियसली ये उसकी चाल थी, बट सोफिया ने भी अपनी चाल चलते हुए ऑज का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सोफिया ने ऑज के अड्डे पर अपनी ब्लैक मर्सिडीज जी वैगन भेजी, बट जी वैगन के अंदर ना तो सोफिया थी और ना ही फ्रांसिस। पहले लगा था कि सोफिया ने जी वैगन के अंदर फ्रांसिस की डेड बॉडी भेजी होगी, बट सोफिया इतने ऑब्वियस चाल नहीं चलती। उसने तो ऑज के लिए गाड़ी भर के एक्सप्लोजिव्स भेजे थे। गाड़ी में रखे एक्सप्लोजिव्स को देखकर ऑज बिना किसी को वार्निंग दिए टनल से नीचे कूद गया। ये वही टनल है जिसके अंदर ऑज ने जैक और बेनी को लॉक किया था, यानी बंदे की कमी ना बनती तो देखो। सोफिया के किए अंडरग्राउंड धमाके ने सारे क्राउन पॉइंट को हिला कर रख दिया। समय रहते टनल में कूदने से ऑज तो बच गया, बट धमाके में सारी ब्लिस तबाह हो गई और ऑज के कई साथी मारे गए। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने उस रात को देखा जिसके बारे में ऑज ने एक बार सोफिया को बताया था। जैक और बेनी के सदमे से बाहर आकर अचानक फ्रांसिस तैयार होकर ऑज को पार्टी करने ले गई। जैज क्लब में डांस करते वक्त फ्रांसिस ने ऑज को बताया कि वो दुनिया की हर एक खुशी डिजर्व करती है। नन्हे ऑज ने अपनी मैं से वादा किया कि वो उसे हर वो खुशी देगा जो फ्रांसिस डिजर्व करती है। प्रेजेंट टाइम में होश आते ही सोफिया का भेजा ड्रॉप एडिक्ट करप्ट डिटेक्टिव ऑज को उठाकर सोफिया के पास ले गया और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि डॉक्टर जूलियन रश फ्रांसिस को हिप्नोटाइज करके उसके पास्ट को जानने की कोशिश कर रहा था। जूलियन की रेड लाइट मशीन से हिप्नोटाइज होकर फ्रांसिस सीधा अपने जवानी वाले दिनों में पहुंच गई। जैक और बेनी की मौत के बस कुछ ही दिनों बाद रेक्स ने फ्रांसिस के घर जाकर उसे ऑफर दिया कि वो जैक और बेनी के फ्यूनरल का खर्चा उठाना चाहता है ताकि दोनों बच्चों को एटलीस्ट प्रॉपर सेंड ऑफ तो मिल सके। बट फ्रांसिस ने इस बात से साफ मना कर दिया क्योंकि बच्चों के मरने के बाद अब उसे लोगों से कोई और हमदर्दी नहीं चाहिए थी। यही रेक्स ने फ्रांसिस को बताया कि ऑज बार बार उसके स्टोर में आकर क्रिमिनल बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। रेक्स ने ऑज को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, बट वो सुनता ही नहीं। तभी डिप्रेस फ्रांसिस ने रेक्स को एक शॉकिंग न्यूज बताई। फ्रांसिस को अच्छे से पता है कि ऑज ने ही उसके भाइयों को मारा था। फ्रांसिस को ऑज के कोट से फ्लैशलाइट मिली थी, यानी उस शाम ऑज भी जैक और बेनी के साथ टनल्स में गया हुआ था और इसी ने जेलेसी के चलते अपने दोनों भाइयों को टनल्स में लॉक कर दिया। अगर ऑज चाहता तो समय रहते इसे सब कुछ सच सच बताकर अपने भाइयों को बचा लेता, बट उसने जानबूझकर यह बात फ्रांसिस से छुपाए रखी। फ्रांसिस अब समझ गई थी कि ऑज एक नंबर का मतलबी और शैतान बच्चा है। रेक्स ने फ्रांसिस को समझाया कि अगर वो चाहे
तो ऑज की इन स्पेशल एबिलिटीज को अपने भले के लिए यूज कर सकती है। रेक्स भी उसके क्रिमिनल बिजनेस में ऐसे लोगों को अपने अंडर लेता है, क्योंकि ऐसे लोगों की लॉयल्टी पैसों से नहीं खरीदी जाती। ऑज जैसे लोगों को बस कोई गॉड फादर जैसा फिगर चाहिए, फिर वो अपने चाहने वाले को खुश करने और उसके अप्रूवल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट फ्रांसिस ने इस बात से साफ मना कर दिया, उसे ऑज जैसे मॉन्स्टर का मुंह भी नहीं देखना। फिर फ्रांसिस ने रेक्स से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो ऑज को मार कर हमेशा हमेशा के लिए उसे शैतान बच्चे से छुटकारा दिला दे। रेक्स फौरन मान गया। उस रात फ्रांसिस तैयार होकर ऑज को अपने साथ पार्टी करने मोनरोज क्लब ले गई। यहाँ पर कुछ देर के लिए जूलियन का हिप्नोटिज्म टूट गया और फ्रांसिस ने क्लब में सोफिया और जूलियन को भी देखा। पर जूलियन ने किसी तरह फ्रांसिस को फिर से हिप्नोटाइज करके स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहा। ओके, ऑज ने देखा कि रेक्स भी ऑलरेडी इस क्लब में मौजूद था। फ्रांसिस ने ऑज को बताया कि पार्टी होने के बाद रेक्स उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएगा। यानी जिस रात फ्रांसिस अचानक सदमे से बाहर आकर ऑज को डांस करने ले गई थी, वो नन्हे ऑज की आखिरी रात होने वाली थी। डैम। बट यहीं पर ऑज ने फ्रांसिस से वादा किया कि वो उसे दुनिया की हर एक खुशी ला कर देगा। शायद ऑज की इन्हीं बातों से लास्ट मोमेंट पर फ्रांसिस ने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में पहली बार फ्रांसिस को कोई इतना इंपॉर्टेंस दे रहा था। ओके, नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। विक्टर सारे गैंग मेंबर्स को लेकर क्राउन पॉइंट चला आया, बट इसे यहाँ आने में काफी देर हो गई। टनल से निकलते धुएं को देखकर सारे समझ गए कि सोफिया ने ऑज की लैब तबाह कर दी। यानी अब नो मोर ब्लिस नहीं तो गैंग लीडर्स का ऑज को सपोर्ट भी नहीं। विक्टर के बहुत समझाने के बावजूद भी सारे वहां से वापस जाने लगे। ये देखकर विक्टर ने गुस्से से गैंग लीडर्स को बुज़दिल कहकर पुकारा कि तुम कैसे कावर्ड्स हो जो सोफिया और सैल के एक धमाके से डरकर वापस भाग रहे हो। तभी जाओ के राइट हैंड लिंक ने विक के पेट में घूंसा मारकर उसे शांत कर दिया। अगर विक्टर थोड़ा और भी कुछ बोलता ना तो गैंग लीडर्स उसे वही मार देते। यानी यहाँ इनडायरेक्टली लिंक ने विक को बाल बाल बचा लिया। सोफिया ने ऑज को उसी क्लब में बांध के रखा था जहाँ यह बचपन में फ्रांसिस के साथ डांस करने आया था। ऑज को होश आते ही सोफिया फ्रांसिस को भी यहाँ लेकर आई। सोफिया ने ऑज को एक सिमिलर स्टोरी सुनाकर बताया कि वो जानती है कि इसी ने बचपन में जेलसी के चलते अपने भाइयों को मारा था। इतना ही नहीं, सोफिया ने ऑज को बताया कि फ्रांसिस को भी ये बात अच्छे से पता है कि जैक और बेनी की मौत की वजह ऑज है। और उस रात मोनरोज क्लब में फ्रांसिस ऑज को रेक्स के हाथों मरवाना चाहती थी। वो तो एकदम लास्ट मोमेंट पर फ्रांसिस ने अपना इरादा बदल दिया। सोफिया चाहती है कि अब फ्रांसिस खुद ऑज के सामने ये बात कन्फेस करे, बट फ्रांसिस ने उल्टा सोफिया के मुंह पर थूक दिया। सोफिया समझ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना ही ऑज इनके सामने कुछ कन्फेस करेगा और ना ही फ्रांसिस। फिर सोफिया ने जूलियन को ऑर्डर दिया कि अगर ऑज ने अपना गुनाह कन्फेस नहीं किया तो वो फ्रांसिस की पिंकी फिंगर काट दे। बट ऑज बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। देख के लग रहा था कि डिनायल में या फिर डिल्यूजन में ऑज अपनी गलती मानने को हरगिज तैयार नहीं था, चाहे इसके बदले सोफिया फ्रांसिस को कितना ही टॉर्चर क्यों ना कर दे। ये देखकर फ्रांसिस समझ गई कि उसका हरामी बेटा किसी का सगा नहीं है। आखिरकार गुस्से में फ्रांसिस ने सबके सामने कन्फेस किया कि हाँ, वो पहले से जानती थी कि ऑज ने ही उसके भाइयों का मर्डर किया है और उस रात ये ऑज को रेक्स के हाथों मरवाने वाली थी। बट फिर ऑज की बातों में आकर इसने अपना इरादा बदल दिया। फ्रांसिस ने ऑज के पास जाकर उसे मुंह पर बोल दिया कि वो बचपन से लेकर आज तक ऑज से नफरत करते आई है। ऑज ने अपना एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसका बेटा एक नंबर का शैतान और धरती पर बोझ है। काश ये उसी दिन ऑज को मार देते। इतना बोलकर फ्रांसिस ने टेबल पर रखी बोतल फोड़कर ऑज के पेट में घुसेड़ दी। फ्रांसिस ने ऑज को बताया कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। इतना बोलने के बाद फ्रांसिस चक्कर आकर जमीन पर गिर गई। अपनी माँ को नीचे गिरा देख पता नहीं कहां से ऑज के अंदर जबरदस्त ताकत आ गई और उसने कुर्सी तोड़कर खुद को आजाद कर दिया। फिर ऑज फ्रांसिस को कंधे पर उठाकर क्लब से बाहर भाग गया। ऑज ने सोफे के गार्ड्स के साथ साथ बाहर खड़े करप्ट डिटेक्टिव को भी उड़ा दिया और फिर एक गाड़ी लेकर वहां से हॉस्पिटल चला गया। ऑज फ्रांसिस को हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर एक स्टोरेज रूम में छुप गया। इसने ऑलरेडी विक को कॉल करके यहाँ बुलवा लिया था। फिर विक ने हॉस्पिटल स्टोरेज में रखे सप्लाईज की मदद से ऑज की मरहम पट्टी की। ऑज ने विक से झूठ कहा कि उसे ये घाव सोफिया ने दिया है और जब तक ये गौतम के क्रिमिनल वर्ल्ड का किंग नहीं बन जाता फ्रांसिस उसका मुंह नहीं देखने वाली। ये बंदा अब भी अलग ही डेलुलू में जी रहा है। एनीवेज, विक ने ऑज को बुरी खबर दी कि सारे गैंग्स अब ऑज के खिलाफ हो गए हैं। ऑज समझ गया कि ब्लिस के बिना उसे कोई घास नहीं डालने वाला।
बट तभी विक ने एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देकर ऑज को समझाया कि ब्लिस तो आती जाती रहेगी, बट ऑज ने जो क्राउन पॉइंट के लोगों के लिए किया है वो कोई नहीं भुला सकता। ऑज भी अब रेक्स की तरह मैन ऑफ द पीपल बन गया है। फिर विक की स्पीच से इंप्रेस होकर ऑज ने अगली प्लानिंग शुरू कर दी। दूसरी तरफ गौतम के सारे गैंग सोफिया के घर में इकट्ठा हुए थे, जहां सोफिया ने इन्हें बताया कि वो जल्दी गौतम छोड़कर जाने वाली है और जो भी इसे पहले ऑज लाकर देगा, सोफिया फैल्कोनीज या नाउ जिगांटेस का सारा बिजनेस उसके हवाले कर देगी। ऑफर काफी सिंपल है, ऑज को लाओ और गौतम की चाबी लेकर जाओ। ये सुनते ही जाओ के राइट हैंड लिंक को सोफिया के काम करने का तरीके पर थोड़ा डाउट आने लगा। एक बात तो साफ थी कि सोफिया कोई क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं है, उसे तो बस एक ही चीज चाहिए, ऑज से पर्सनल बदला। फिर ऑज विक को लेकर गौतम के कोर्ट हाउस चला गया। ऑज यहाँ काउंसिलमैन हेडी से मिलने आया था। ऑज ने हेडी को इधर एक जबरदस्त ऑफर दिया जो रातों रात हेडी का करियर बना देगा। बदले में ऑज को बस अंदर से सपोर्ट चाहिए। तो ऑफर ये है कि हेडी मीडिया में जाकर ये अनाउंस कर दे कि क्राउन पॉइंट के टनल्स में जो ब्लिस लैब थी वो सैल्वाटोर मरूनी की थी। सैल ने ही सोफिया के भाई एल्बर्टो को मारा था, तो सैल से बदला लेने सोफिया ने गाड़ी भर के एक्सप्लोजिव्स भेजकर ट्रॉली टनल्स में धमाका कर दिया। धमाके की साइड पर पुलिस को सैल की लाश भी मिलेगी और सोफिया के जी वैगन के टुकड़े भी। हेडी ऑज के इस प्लान से काफी इंप्रेस हुआ। हेडी ऑज की मदद करने के लिए फुल ऑन तैयार था, बट फिर भी इसने ऑज को एक वार्निंग दी कि मेयर इलेक्ट बेला रियल धीरे धीरे गौतम से करप्शन खत्म करने के मिशन पर है। अच्छा होगा ऑज फटाफट अपना पास्ट क्लीन कर दे। और भाई इस तरह से क्रिमिनल मास्टरमाइंड ऑज ने बस एक ही प्लान से अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया। जब ये चला था तब बाहर लिंक ने विक्टर को कॉल करके बताया कि सोफिया ने ऑज की सुपारी दे दी है कि जो भी ऑज को लाएगा वो गौतम पर राज करेगा। लिंक पर भरोसा करके विक ने उसे अपनी करंट लोकेशन बता दी। कोर्ट हाउस के बाहर आते ही ऑज ने देखा कि जाओ की गैंग उसका इंतजार कर रही है। फिर जाओ ने ऑज को वैन में बिठाकर सोफिया को कॉल किया। इस वक्त सोफिया गौतम से बाहर जाने की पैकिंग में बिजी थी। सोफिया ने जाओ को बताया कि वो ऑज को लेकर उनके प्राइवेट हैंगर पर चला है, जहां से सोफिया अपने प्राइवेट जेट में बैठकर गौतम से बाहर जाने वाली थी। हैंगर पर जाने से पहले सोफिया ने फैल्कोनीज के मैंशन में आग लगा दी, कारमाइन की आखिरी निशानी भी मिटाने। हैंगर पर पहुंचते ही सोफिया ने देखा कि ऑज जाओ के पीछे खड़ा उसे इविल स्माइल दे रहा था। सोफिया समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक लिंक ने पीछे से जाओ को गोली मार दी और ऑज और विक ने मिलकर सोफिया के आदमियों को भी मार दिया। सोफिया समझ गई कि वो ये जंग बुरी तरह से हार चुकी है। फिर ऑज सोफिया को अपने साथ लेकर ब्रिज के पास चला गया। रास्ते में सोफिया ने ऑज से पूछा कि आखिर उसने लिंक को कैसे कन्विंस किया कि वो खुद अपने ही बॉस को मार दे। जवाब में ऑज ने इसे बताया कि ऑज ने लिंक को ऐसी चीज ऑफर की जिसके बारे में सोफिया जैसे प्रिविलेज लोग कभी सोच भी नहीं सकते, यानी रिकॉग्निशन और कुछ बड़ा करने का चांस। लिंक भी ऑज की तरह ही बस एक साइड हसलर था जो अब जाओ का राइट हैंड बनते बनते थक गया। उसे भी कुछ बड़ा करना था। सिर्फ लिंक ही नहीं, ऑज ने सारे गैंग मेंबर्स के लिeutenants और राइट हैंड को कन्विंस किया कि वो सब अपने बॉसेस को मार दे, और उन सब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ऑज अब इन नए गैंग लीडर्स के साथ मिलकर गौतम में अपना क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करेगा। ब्रिज के पास पहुंचते ही ऑज बंदूक की नोक पर सोफिया को एक कोने में ले गया। सोफिया आंख बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, बट अगेन ये कभी ऑज जैसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड को नहीं समझ सकती। ऑज यहाँ सोफिया को मारने नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले करने लाया था। वो काउंसिलमैन हेडी वाला प्लान याद है ना? बस फिर क्या था, पुलिस ने सोफिया को अरेस्ट करके सारे इल्जाम उसके सर पर डाल दिए। सबूत तो इनके पास थे ही। बदले की आग में सोफिया ने अपनी ही प्राइवेट जी वैगन टनल में भेज दी थी, और शायद जिया पुलिस को यह भी बता देगी कि फैल्कोनी फैमिली को भी इसी ने मारा है। ऑज फौरन हॉस्पिटल जाकर टीवी पर अपनी माँ को काउंसिलमैन हेडी वाली न्यूज दिखाने लगा कि देख तेरा बेटा जीत गया। ऑज फाइनली अब गौतम के क्रिमिनल एम्पायर का किंग बन गया। अब सिर्फ गैंगस्टर्स ही नहीं बल्कि गौतम का कोड भी इसके अंडर है। बट तभी डॉक्टर्स ने ऑज को बुरी खबर सुनाई कि एक मैसिव स्ट्रोक की वजह से फ्रांसिस वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गई, यानी बस अब इसका दिमाग ही जिंदा है। ये सुनते ही ऑज पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि फ्रांसिस ने आखिरी बार जब इससे बात की थी तब उसे डिसअपॉइंटमेंट और धरती पर बोझ बुलाया था। और अब जब ऑज सब कुछ जीत चुका है तो फ्रांसिस उसे शाबाशी तक नहीं दे सकती। ऑज अपने माँ का हाथ सर पर रखकर जोर जोर से रोने लग गया।
विक उसे किसी तरह शांत करके बाहर ले गया। उस रात विक और ऑज हॉस्पिटल के बाहर बैठे नदी किनारे ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। ऑज ने विक को बताया कि आज वो जहां भी है वो सिर्फ और सिर्फ विक की वजह से है। विक्टर की वफादारी के बिना ऑज आज किंगपिन नहीं बन पाता। अपेरेंटली गैंगस्टर बॉसेस को उनके राइट हैंड से मरवाने का आइडिया ऑज को विक के जरिए ही आया था, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली इनका सफर बस यहीं तक था। ऑज विक को अपने आगे वाले प्लान में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि देखा जाए तो विक भी एक तरह से ऑज का राइट हैंड ही तो है। अगर फ्यूचर में इसे भी ऑज को मारकर खुद किंगपिन बनने का आइडिया आया तो। और वैसे भी अब विक ऑज की फैमिली की तरह है और इनके बिजनेस में फैमिली को कमजोरी की तरह देखा जाता है। इतना बोलकर ऑज ने विक का गला घोटकर उसे मार दिया और जाने से पहले उसका वॉलेट और आईडी कार्ड लेकर पानी में फेंक दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये कोई रॉबरी थी। ये सीन हमें इस बात की याद दिलाता है कि ऑज इज अ बैड गाय। ये विलन है भाई, ऑज कभी नहीं सुधरने वाला। दूसरी तरफ सोफिया फिर से आर्खम में भर्ती हो गई और जूनियर रश ने भी अपनी आर्खम वाली जॉब वापस ले ली, क्योंकि ये बंदा शायद सोफिया के बिना अब नहीं रह सकता। यही जूलियन ने सोफिया को सेलिना काइल का भेजा लेटर थमाया, जिसमें सेलिना ने लिखा था कि वो सोफिया की हाफ सिस्टर है। एल्बर्टो के मरने के बाद सोफिया को फाइनली कोई ढंग का फैमिली मेंबर मिल गया। सोफिया इस बात से काफी खुश नजर आ रही थी। एंड सीन में हमने देखा कि ऑज पर्पल रोल्स रॉयस में बैठकर इस होटल चला आया। ऑज ने अब हैट और टेल टक्सीडो सूट पहनकर फाइनली अपना आइकॉनिक पेंगुइन वाला लुक कंप्लीट कर लिया। ऑज ने होटल के टॉप फ्लोर पर अपनी माँ को रखा था विद फुल मेडिकल सपोर्ट। ऑज ने फ्रांसिस से वादा किया था कि एक दिन वो उसे गॉथम के पेंट हाउस में रखेगा। ऑब्वियसली फ्रांसिस ने ये वाला फ्यूचर कतई इमेजिन नहीं किया होगा, बट डिल्यूजनल ऑज को अब भी लगता है कि उसने अपनी माँ को दिया वादा पूरा कर दिया। ऑज की बातें सुन के फ्रांसिस की आंख से पानी आने लगा। फिर ऑज नीचे ईयू के साथ डांस करने चला गया। ईयू ने फ्रांसिस का वो क्लब वाला ब्लैक गाउन पहना था, यानी वियर्डली ऑज यहाँ ईयू से अपनी मम्मी का रोल प्ले करा रहा था। डांस करते वक्त ऑज ने ईयू से कहा कि वो उसे बोले कि वो उस पर कितना प्राउड फील कर रही है। ईयू के पास ऑज की बातें सुनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये भाई साहब अब गौतम क्रिमिनल वर्ल्ड के नए किंग जो बन गए। यानी ऑज को जो अपनी माँ से नहीं मिला वो उसने ईयू को अपनी माँ बनाकर हासिल कर लिया। आई नो ये कुछ ज्यादा ही क्रीपी टाइप का सीन था। फिर कैमरा पैन होते हुए होटल से बाहर चला गया और यहाँ फाइनली हमने गौतम के स्काईज में बैट सिग्नल को चमकते देखा और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म।